Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the web series called Alice in the Borderland Season 2 and Episode 1 and I hope कि आपने इसका Season 1 पूरा देख लिया होगा। उसके सारे के सारे एपिसोड्स काफी बेहतरीन थे जो कि कंप्लीट 1080p क्लिप्स के साथ मैरिट होकर आपके सामने पेश कर दिए गए थे। और अब बारी है इसके Season 2 की, जहां पर Season 1 की एक सस्पेंस भरी एंडिंग हुई थी कि आखिर इस गेम के मास्टरमाइंड कौन है, ये लोग इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, गेम को जीतने के बाद में क्या सचमुच रियल वर्ल्ड में जाने का मौका मिलेगा या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस सीजन 2 में मिलेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि आरिसु दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बैठकर बॉर्डरलैंड नाम का ही एक गेम खेल रहा था। तभी इसके पिताजी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें जॉब वगैरह के लिए नहीं जाना, मगर ये सब कुछ उसका एक सपना था। और अगेन कहानी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर अभी इस वक्त 4 लोग आमने सामने थे, यानी कि शुंतारो, कुइना, ओसाकी और आरिसु। यहाँ पर इनके सामने नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, जहां पर अब फेस कार्ड्स आने वाले। फेस कार्ड्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब वो प्लेयर्स होंगे जिन्हें हम देख पाएंगे, यानी कि हमारा दुश्मन हमारे सामने ही बैठा होगा। 52 पत्तों के खेल में टोटल 40 पत्ते तो वो होते हैं जो कि नंबर वाइज होते हैं, यानी कि इक्का दुग्गी तिग्गी। लेकिन ये जो 12 कार्ड्स बचते हैं, यानी कि जैक, क्वीन एंड किंग, जिन्हें की 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चिड़ी, ईट, हुक्म और लालपान। तो जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। और अब ये 12 के 12 पत्ते यानी कि 12 के 12 कंपेटिटर्स शहर के अलग अलग कोने में इन सारे शहर वासियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी इनके सर के ऊपर हुक्म का बादशाह, जो कि ताश के खेल में सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है, वो आकर इन्हें अपनी अलग अलग गन्स के साथ में शूट करने लगता है। उसके पास में कई सारी गन्स थी, एज वेल एज एंटी टैंक्स गन, स्नाइपर्स, बड़े वाले रॉकेट लॉन्चर्स, इसी के साथ में असॉल्ट राइफल्स, चाकू और पिस्टल्स। मैगजीन्स और एमोस की भरमार थी, इसलिए वो धड़ाधड़ अंधाधुंध जो सामने आए उसे गोलियां मार रहा था। ये सभी बचने के लिए शहर में इधर उधर भागने लगते हैं। काफी सारे लोग तो मौत के घाट उतर जाते हैं। तभी अपनी जान को बचाते हुए एक कार के पीछे जाकर छिप जाते हैं, जहां एक तरफ आरिसु और ओसाकी बैठे होते हैं, उन्हीं के जस्ट पास वाली कार के यहाँ पर बैठे होते हैं शुंतारो और कुइना। इन्हें लगता है कि अगर हम सिर्फ भागते रहे तो वो जल्दी आकर हमें पकड़ लेगा, हमें इस शहर से दूर भागना चाहिए। और तभी वो एक कार के अंदर बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तो हुक्म का बादशाह भी कार में बैठकर ही इनका पीछा करने लगता है। अगेन ढेर सारी गोलीबारी होती है और अब लिटरली लगने लगा था कि सचमुच बॉर्डरलैंड का सीजन 2 हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें था बहुत सारा CGI, बहुत सारा VFX, मास मर्डर्स और इसी के साथ ढेर सारा एक्शन। हालांकि कार स्पीड में तो बहुत थी और वो इससे बचने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर एट द एंड एक एक्सीडेंट हो जाता है इनका और इन सभी को एक छत के नीचे आकर छुपना ही पड़ता है। अब ये लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आखिर हुक्म के बादशाह को मारे कैसे, क्योंकि उसके पास में गन्स हैं, कोई भी उसके आसपास फटक नहीं सकता। अगर उसने हमें देख लिया तो सीधा राम जी के द्वार खुल जाएंगे। जहां पर ये लोग एक रात एक मॉल में ठहरने का सोचते हैं। अब इन्हें भूख भी लग रही होती है, तो कुछ लोग खाना लेने के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो जख्मी हुए होते हैं वो इधर उधर दवाइयां ढूंढ रहे होते हैं। जहां पर आरिसु को अपनी पास्ट की कुछ यादें आती हैं कि कैसे एक नूडल थे जो कि नए आए थे मार्केट में, उसे किसी ने टेस्ट नहीं किया था और ये तीनों ही दोस्त आपस में लड़ रहे थे कि क्या अगर इसका टेस्ट खराब हुआ तो तू ही खाएगा। लेकिन आज उसी टेस्ट की सारे नूडल्स पड़े होते हैं। अब आरिसु उन्हीं को ही उठा लेता है। जहां पर ओसाकी उसका मूड लाइट करने के लिए मॉल की रिसेप्शनिस्ट बनकर उसकी बिलिंग करने लगती है और कहती है कि थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा। इनके बीच में अच्छी खासी बातचीत भी होती है। यहाँ पर आरिसु उसकी फिक्र करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है, मगर ओसाकी को बुरा लगता है कि इसने मुझे टच कैसे किया और थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग हो जाती है। यहाँ पर आरिसु को भी ऐसा लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि हम दोस्त भी यहाँ पर कभी बैठकर नूडल्स खाया करते थे और लेटेस्ट मांगा पढ़ा करते थे। मांगा वहाँ की कॉमिक्स है। खैर अपने इंडिया में तो पहले नागराज और बुद्धिमान बीरबल की कॉमिक्स आया करती थी, लेकिन हम लोगों को आजकल मोबाइल चलाने से फुर्सत ही कहाँ। लेकिन मांगा वहाँ पर बहुत चलती है, इनफैक्ट आज भी लोग उसे पढ़ते हैं। वहीं पर कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़े थे, जहाँ पर ओसाकी उन न्यूज़पेपर को देखकर अपने पिता की खबर को याद करने लगती है कि कैसे कुछ लोगों ने गलत अफवाह फैलाकर उसके पापा को एक बड़ा ऊंचा पहाड़ चढ़ने पर मजबूर कर दिया और फिर वो कभी वापस आए ही नहीं। फिर ये दोनों ही अपने दोस्तों के पास वापस आ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और इस गेम को जीतने के बारे में सोचते हैं। लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि अभी तक जितने भी खेल हुए थे उसमें हर बार एक बॉर्डर लाइन आ जाती थी, यानी कि जितने भी कंटेस्टेंट है अगर एक सिंगल प्लेस पर है तो वहां से बाहर नहीं जा सकते थे, मगर इस बार यहाँ पर कुछ बॉर्डर्स हैं ही नहीं।
और रही बात फेस कार्ड्स की, तो वो पूरे के पूरे शहर में फैले हुए हैं और अभी तक इन्होंने जितना इस गेम को एनालाइज किया था उनके अकॉर्डिंग कोई भी गेम आज तक बिना रूल्स के नहीं खेला गया। यानी कि ये लोग या फिर कहें कि एलियन जो भी इस गेम को रन कर रहा है या फिर मास्टरमाइंड है, उसने हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग ही पूरे के पूरे गेम्स को प्लान किया है। अगर इस वक्त हम हुकुम के बादशाह के एरिया में हैं तो सिर्फ वही हमें मार पाएगा, लेकिन अगर हम किसी और के एरिया में चले जाएं तो हमें इस बादशाह से छुटकारा मिल पाएगा और हो सकता है माइट भी दूसरा गेम जीत जाने पर हमारी जान यानी कि वीजा के दिन बढ़ जाए और सोचने के लिए कुछ और मौका मिले। इस वक्त शहर के सबसे दूसरी ओर यानी कि दूरी पर मौजूद होता है चिड़ी का बादशाह। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले ये चिड़ी के बादशाह के पास जाएंगे, उसके साथ गेम खेलेंगे, अपने वीजा के दिनों को एक्सटेंड करेंगे और बाद में देख लेंगे इस हुकुम के बादशाह को। बड़े बड़े एयर बलून्स जिनके ऊपर बड़े बड़े पत्ते छपे हुए थे, उसकी मदद से ये लोग एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि एक पोर्ट जैसा लग रहा था जहां पर ढेर सारे कंटेनर्स को रखा जाता है। इस वक्त यहाँ पर गेम खेलने के लिए 5 लोगों की टीम की जरूरत थी और ये लोग सिर्फ 4 थे, लेकिन तभी वहां पर 5वां शख्स भी पहुंच जाता है जो कि होता है निरागी। लास्ट वाले सीजन में ये जलकर अगुनी को मारते वक्त खुद भी आग में कूद गया था बट समहाउ बच गया। हालांकि किसी को भी निरागी पर विश्वास तो नहीं होता कि वो हमें धोखा भी देगा और हमें जान से मारने की कोशिश भी करेगा, बट फॉर द मोमेंट इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि इस गेम के अंदर अगर 5 खिलाड़ी चाहिए तो और कोई है भी नहीं, तो अनवांटेडली उसे अपनी टीम में मिलाना ही पड़ता है। और जैसे कि चिड़ी के खेल के रूल्स हैं कि ये टीम अप के साथ ही खेला जाता है, तो इन 5 लोगों की टीम अब पहुंच जाती है इस गेम अरीना में। इस खेल का नाम होता है थंडरबज और यहाँ पर इनका सामना होता है 5 खिलाड़ियों से जिनके लीडर का नाम होता है क्यूमा, जिसकी बॉडी तो बढ़िया थी, दिमाग भी तेज था, लेकिन उसका मानना था कि अगर दुनिया में आए नंगे हैं तो जाएंगे भी नंगे, तो फिर कपड़े पहनने का मतलब क्या। और वो नंगा पुंगा इस गेम के सारे रूल्स बताने लगता है जो कि खुद होता है चिड़ी का बादशाह। अब वो रूल्स क्या है और क्या ये लोग अगले गेम में सरवाइव करने के लिए बच भी पाएंगे या नहीं, वो तो हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर, इट्स ऑब्वियस थिंग। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the web series called Alice in Borderland और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया होगा जो कि बहुत ही बेहतरीन, इनफैक्ट काफी सारी मिस्ट्री और सस्पेंस के साथ था। और अगर नहीं देखा तो एज यूजुअल हमेशा की ही तरह उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट सीजन 1 का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन सभी बेहतरीन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस बार इन सभी खिलाड़ियों के सामने था चिड़ी का इक्का जिसका नाम है क्यूमा। इसके खेल खेलने के नियम काफी ज्यादा अलग थे। जहां पर सभी खिलाड़ी कपड़े पहनकर गेम को खेलना पसंद किया करते थे, वहीं पर क्यूमा जिसका मानना था कि अगर दुनिया में आए ऐसे हैं नंगे तो जाएंगे भी नंगे, तो फिर पहनने का मतलब ही क्या। ये तो बस फालतू की औपचारिकता और नैतिकता है। इस खेल को खेलने के लिए इनके पास में 2 घंटे होते हैं और गेम के नियम इस बार बहुत ज्यादा है। मतलब अभी तक सीजन 1 और सीजन 2 में जितने भी खेल खिलाए गए हैं उन सभी में से सबसे ज्यादा नियम इसी खेल के थे। पहला नियम, गेम के दोनों टीमों की शुरुआत 10-10 हजार पॉइंट से होगी। दूसरा नियम, अगर आप चाहें तो खुद के सिर्फ 100 पॉइंट्स रखकर बाकी के सारे पॉइंट्स अपने दोस्तों में बांट सकते हैं, या तो बराबर या किसी को कम या किसी को ज्यादा। तीसरा पॉइंट, अगर दुश्मन टीम ने आपको छू लिया, अगर उसके पॉइंट ज्यादा हुए और आपके कम, तो वो जीतेगा, आप हारोगे। उसके बदले में आपके कटेंगे 500 और उनके जोड़ेंगे 500 पॉइंट्स। नियम नंबर 4, अगर 2 खिलाड़ी एक साथ मिल जाते हैं तो उनके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, और अगर वो दुश्मन टीम के एक कैंडिडेट को छू लेते हैं और बाय चांस 2 वालों का ज्यादा होता है नंबर, तो ये दोनों जीत जाएंगे, मगर जीते हुए पॉइंट्स आधे आधे बीच में बटेंगे, यानी कि 500 के आधे 250-250। पांचवा नियम, खुद के बेस कैंप की रक्षा करनी है। हर वक्त यहाँ पर एक इंसान होना चाहिए, और अगर नहीं होता है और दुश्मन टीम का अगर यहाँ पर कोई बंदा पहुंच गया तो उसे मिलेंगे 10,000 पॉइंट्स। छठा पॉइंट, अगर बेस कैंप पर कोई भी अपना टीम मेंबर मौजूद है और उसने अपने बेस कैंप को छू लिया तो उसके पॉइंट्स इन्फिनिटी हो जाएंगे। मगर दिक्कत इस बात की है
है कि उसे कंप्लीटली उस बेस कैंप को छूते रहना ही पड़ेगा। अगर हाथ हटाया तो अगेन जो पॉइंट्स है वही हो जाएंगे। नियम नंबर 7, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, यानी कि जान से मारने की कोशिश नहीं करनी है, अब चाहे वो किंग की टीम हो या फिर चैलेंजर की टीम हो। और इतने ही नियम काफी नहीं थे कि इसी के साथ बोनस पॉइंट्स देने के लिए एक और फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि जितने भी कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद थे, दोनों टीमों के पास में 6-6 मौके होते हैं किसी भी कंटेनर को खोलकर, मतलब हर किसी में तो नहीं होता, बहुत ही चुनिंदा कंटेनर्स के अंदर पॉइंट्स रखे होते हैं। किसी में 1000, किसी में 1.5, किसी में 2, किसी में 2.5 तो किसी में 3000। तय किए गए समय यानी कि 2 घंटे बाद में खेल का नतीजा निकलेगा, जहां पर जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम विजेता होगी और दूसरी टीम को मार दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी इन्फिनिटी पावर वाले ने दूसरी टीम के दुश्मन को हाथ लगा लिया तो उसके पॉइंट्स 500 नहीं बल्कि सारे के सारे माइनस हो जाएंगे और सीधा लेजर से आकर उसे मार दिया जाएगा। जिसके बाद ये खतरनाक खूनी खेल शुरू होता है। दोनों ही 5-5 के लोग यानी कि 5-5 की टीम होती है और जैसा कि चिड़ी की इस खेल में तासीर ये रही है कि अगर टीम बनाकर अच्छे से दिल से खेलेंगे तो ही इस गेम को जीत सकते हैं। और बादशाह यानी कि नंबर में सबसे बड़ा, तो ये गेम होने वाला था बहुत ही ज्यादा टफ। अब इस चलते गेम के बीच में इन कंपेटिटर्स की आपस में कई बार बातचीत होती है, उसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ बेसिकली ये था कि जब सीजन 1 के एपिसोड 1 में आतिशबाजी हुई थी, जिसके बाद काफी सारे लोग गायब हो चुके थे और इस दुनिया में पहुंच चुके थे, तो यहाँ पर ये लोग यानी कि ये 5 कंपेटिटर्स भी पहले खिलाड़ी ही थे, जो कि बाकी लोगों की तरह गेम अरेना में जा जाकर गेम को जीत जीत कर अपने वीजा के दिनों को एक्सटेंड कर रहे थे। इसी के साथ हमें इनके लीडर क्यूमा और इसकी टीम की एक पुराना पास्ट लाइफ दिखाया जाता है, जहां पर ये सारे के सारे लोग एक बैंड मेंबर्स थे, गाने वगैरह बजाया करते थे। क्यूमा वॉज द लीड सिंगर, कुछ बेस गिटारिस्ट, कुछ गिटारिस्ट, एक ड्रमिस्ट, इसी के साथ एक ऑक्टोपैड प्ले करता था और एक पियानो भी। इनकी जिंदगी में कर्ज तो बहुत था, मगर जिंदगी में जो मजा चाहिए था, जो एंजॉयमेंट होना चाहिए था, वो इन्हें भरपूर मिल रहा था और ये सभी अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं खुश थे। मगर अचानक से इनके भी जिंदगी में वो आतिशबाजी आई और ये लोग भी इस गेम में पहुंच गए। और अच्छा खेल खेलने की वजह से या फिर एलियंस ने कुछ रैंडम लोगों को चूज कर लिया ताकि वो बने फेस कार्ड वाले नए किंग, नए क्वीन और इसी के साथ नए गुलाम। अब इस चलते गेम में ये लोग एक दूसरे को पकड़ने की बहुत बार कोशिश करते हैं। होता यह है कि गैस करना होता है कि सामने वाले के पॉइंट्स कितने होंगे। सपोज अगर सामने वाले के 3000 पॉइंट्स है और खुद के मात्र 2500 पॉइंट है, अगर उसने हमें छू लिया या फिर हमने उसे छू लिया तो ज्यादा पॉइंट्स वाला जीतेगा। तो ऐसे ये लोग एक दूसरे को छू छू कर गैस लगाकर अपने पॉइंट्स को बढ़ाकर टीम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मगर एक पॉइंट पर किंग क्यूमा की टीम का एक बंदा मारा जाता है जिसका नाम था शितारा, और बेसिकली यही वो बंदा था शितारा जिसने इस गेम को डिजाइन किया था इन सभी प्लेयर्स के लिए। जिस पर क्यूमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आरिसू से कहता है कि अगर मुझसे लड़ना तो अपनी पूरी ताकत से लड़ना। जिसके बाद तो क्यूमा की टीम इन लोगों यानी कि चैलेंजर्स पर भारी पड़ने लगती है और अब तो इनकी टीम के पॉइंट्स हो चुके होते हैं मात्र 4000। लेकिन ये लोग कोशिश करना छोड़ते नहीं हैं, सारे कंटेनर्स को खोलते हैं, उनमें से बोनस पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। मगर वो पॉइंट्स भी पूरे ना पड़ने पर इनके बेस कैंप पर भी हमला करते हैं ताकि 10,000 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सके। हालांकि आरिसू इसमें कामयाब तो हो जाता है, मगर गेम का लेवल अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इनके पॉइंट्स पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट 35,000 और 33,000 के करीब। इनको जीतने के लिए अभी भी 3,000 पॉइंट्स की जरूरत थी, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि अब सामने वाले यानी कि किंग की टीम बैटल करना ही नहीं चाहती थी। वो बस टाइम को यूं ही किल करना चाहती थी ताकि कम पॉइंट्स वाली टीम हार जाए और किंग की टीम जीत जाए और हमेशा के लिए यहीं पर रह जाए। और फिर अगेन जब फ्यूचर में ये गेम खेला जाएगा तो इन्हें दूसरा कोई खेल खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये यहीं पर मौजूद ही रहेंगे हमेशा के लिए। जहां पर सभी कंपेटिटर्स अपना दिमाग लगाते हैं और फाइनली इन्हें एक और कंटेनर मिल जाता है जिसमें से इन्हें 2500 पॉइंट्स मिल जाते हैं और अब जीतने के लिए इन्हें 1000 पॉइंट्स की जरूरत थी, यानी कि खुद के 500 बढ़ाने हैं और उनके 500 घटाने हैं। मतलब कि घटकर पहुंच जाएंगे वो 34,500 और ये पहुंच जाएंगे 35,000। मगर ऐसा करने के लिए इन्हें एक कंपेटिटर को हराना जरूरी था। इसी बीच हम क्यूमा को देखते हैं जो कि अपनी टीम को कहता है कि मुझे 2-5 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए, मैं घूमकर खुली सांस लेकर आता हूँ। इसी बीच आरिसू वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, अपनी जिंदगी में तुम भी कभी एक आम आदमी थे, मगर यहाँ पर अच्छे खेल खेल कर इस गेम ने तुम्हें मौका दिया किंग बनने का। मैं जानता हूँ कि हमारी टीम हारने वाली है, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, मगर क्यूमा उससे कहता है कि इस गेम को हमेशा टीम वर्क के थ्रू ही जीता जा सकता है, अगर टीम ने तुम्हारा साथ दिया तो ही जीत पाओगे। जिसके बाद वो एक ऊपर कंटेनर पर जाकर हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है और ये सभी लोग उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते रहते हैं कि अब आखिर इस खेल में क्या होने वाला है। और इसी तगड़े
सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो एवरीवन, हितेश हियर एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द वेब सीरीज कॉल्ड एलिस इन बॉर्डरलैंड, और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा सस्पेंस में खत्म हो चुका था। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें चैलेंजर टीम में से एक कंपैटिटर दत्ता की लाइफ की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि पहले कभी एक कार मैकेनिक हुआ करता था, मगर उसका काम में ज्यादा ध्यान नहीं था और उसका बॉस हर वक्त उस पर चिल्लाता रहता था कि तुमने जैक ठीक से नहीं लगाया, कुछ नट ठीक से नहीं कसे। और जब वो अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी उसके वो दोस्त को कहता भी है कि मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं, मैं तो कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ। जहाँ पर उसका दोस्त उसे कहता है कि देख, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें इंग्लिश भी नहीं आती है, भगवान की दया से जो भी काम मिल रहा है उसे कर लेना चाहिए, मगर शिद्दत से करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस काम के हमें पैसे मिलते हैं और उन पैसों से हमारा घर चलता है, और घर के चलने से घर के लोग, परिवार वाले, वो हमें शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कभी किसी और ने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है? ये बातें रात भर दत्ता के मन में चलती रहती है। अगले दिन जब वो काम पर जाता है तो कार के नीचे जैक लगाकर कुछ पेच टाइट करने लगता है, लेकिन तभी उसका बॉस वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे इसका ऑयल निकालना है, जरा हट यहाँ से और इस जैक को भी निकाल देना। मगर गलती से उसका ध्यान नहीं रहता और वो जैक टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी सीधा उसके बॉस के हाथ पर आकर गिर जाती है। हाथ पूरी तरीके से जख्मी हो चुका था। हर मैकेनिक परेशान हो चुका था कि आखिर ऐसा किसने किया, लेकिन जो बड़े सेठ जी थे यानी कि बॉस, उन्हें मालूम चल जाता है कि ये सारी गलती दत्ता की है और वो उसे काम से भी निकाल देते हैं। जिसके बाद कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और दत्ता अपने आप को देखकर ये सोच रहा था कि क्या मैं कभी किसी के काम भी आ पाऊंगा या नहीं। मेनवाइल सीन शिफ्ट होता है उसाकी और निरागी पर। निरागी जो कि हमेशा से ही कमीना था और वो उसाकी पर अपनी गंदी नजरें बनाए रखा हुआ था, तो इस बार जब उसे मालूम चल गया कि गेम खाली 8 मिनट का ही बचा है और अब तो वैसे भी मरने वाले हैं, तो क्यों ना मजे करके मरा जाए, तो वो उसाकी के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। मगर ठीक वक्त पर यहाँ आरिसू पहुंच जाता है, जो कि उसकी खूब धुलाई पिटाई करता है। मगर इस मार कुटाई में 3 मिनट निकल जाते हैं और अब लास्ट के 5 मिनट ही बचते हैं, जहां पर इस खेल का निर्णय यानी कि समाधान निकलने वाला था कि कौन जीतेगा, या तो किंग की टीम या फिर चैलेंजर्स की टीम। सीन हर किसी कैंडिडेट पर शिफ्ट होता है। सभी के चेहरे उतरे हुए थे, क्योंकि अब इनके मन में आस नहीं बची थी कि आखिर इस गेम को जीता कैसे जाए, क्योंकि इस वक्त दत्ता के पैर में लग चुकी थी और वो खेलने के लायक नहीं था, इसलिए उसे बेस कैंप में ही बैठना था। मगर तभी आरिसू को एक दिमाग आता है और वो खुले हाथों पहुंच जाता है सीधा क्यूमा के पास में और कहता है कि मैंने तुमसे बढ़िया प्लेयर आज तक कभी नहीं देखा, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि अपने आप के बारे में नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम के बारे में सोचता है। वैसे भी अब वक्त तो खत्म हो चुका है, हम लोग तो मारे जाने वाले हैं, तुम्हारी ही टीम जीतने वाली है, तो क्या मैं एक अच्छे कंपेटिटर के साथ में लड़ते वक्त मौत का सामना करने से पहले एक बार हाथ मिला सकता हूँ? क्यूमा को भी लगता है कि हाँ, वैसे भी टीम हारने वाली है और मेरे पॉइंट्स वैसे भी उनसे ज्यादा हैं, अगर आरिसू मुझसे हाथ भी मिलाएगा तो भी हार जाएगा। मगर जैसे ही वो उससे हाथ मिलाता है तो उसकी टीम के कट जाते हैं 500 और जुड़ जाते हैं 500 आरिसू की टीम में, यानी कि अब चैलेंजर टीम चिड़ी के किंग की टीम से आगे थी। क्यूमा ये देखकर सोचता है कि क्या तुमने गेम के अंदर कोई टेक्निक खेली या फिर कोई लूप होल ढूंढ लिया, क्योंकि तुम तो हारने वाले थे, आखिर तुम्हारे पॉइंट्स मुझसे ज्यादा कैसे हो सकते हैं। जहां पर आरिसू इस खेल में जीतने का राज बताता है। हुआ ये था कि जब घड़ी में 8 मिनट बाकी बचे थे, उस वक्त दत्ता अपने हाथ को तोड़कर बेल्ट को बाहर निकाल देना चाहता था और अपने पॉइंट्स आरिसू को दे देना चाहता था, क्योंकि दत्ता जानता था कि अब वो इस खेल में जीत नहीं पाएगा, ऑलरेडी उसकी टांग टूटी हुई है और अगर एक जान के खत्म हो जाने से बाकी के 4 लोगों की जानें बचती हैं तो यही सबसे बेटर रहेगा। और वो एक कंटेनर के बीच में अपना हाथ रखकर उसे जोर जोर से तोड़ने लगता है, लेकिन तभी आरिसू यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। यही सारी बातें दत्ता आरिसू को समझाता है और अब नहीं चाहते हुए भी आरिसू को दत्ता का हाथ तोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से बेल्ट उसका हाथ से निकल जाता है और आरिसू के जो पॉइंट्स थे यानी कि 7.5 दोनों मिलाकर के 15,000, अब वो क्यूमा के पॉइंट से ज्यादा पॉइंट रखता था और इसी के चलते वो पहुंच चुका था उसके साथ एक बैटल करने। लेकिन आरिसू जानता था कि वो भागकर कभी भी क्यूमा को पकड़ नहीं सकता, इसलिए मीठी मीठी बातें करके ही उस तक पहुंचा जा सकता है। और फाइनली आरिसू का ये दिमाग काम आ जाता है और यहाँ पर चिड़ी के किंग की टीम हार जाती है और चैलेंजर्स की टीम जीत जाती है। अब यहाँ पर मेरी भी कुछ थ्योरी है जो कि मैंने इस गेम को देखते वक्त खुद से लगाई। मेरे अकॉर्डिंग किंग की
टीम में खाली 4 मेंबर्स थे और यहाँ पर आरिसू के पास में टोटल 5 मेंबर्स थे। सपोज दैट अगर ये लोग पहुंच जाते उनके बेस कैंप में, अगर वहां पर सिर्फ एक ही बंदा होता तो वह खाली एक कंपेटिटर को नुकसान पहुंचाता, लेकिन ये बाकी के लोग अपने 10-10 हजार पॉइंट्स बढ़ा सकते थे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि इन्हें जब गेम जीतना ही था और फिर ज्यादा पॉइंट्स पाने के लिए एक बैटल करना था, तो गेम यानी कि चिड़ी की जो एक तासीर थी कि हमेशा टीम के साथ ही खेला जाता है, तो ये लोग ऐसा भी कर सकते थे कि चारों मिलकर जाते, क्यूमा को पकड़ते घेरा बनाकर और उसे टच कर लेते, तो यानी कि 4 लोगों के चारों पॉइंट्स भी मिल जाते तो ज्यादा हो जाते। तो ऐसे भी करके ये इस खेल को जीत सकते थे। खैर मेरी थ्योरी क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो तो बात की बात है, लेकिन डायरेक्टर्स ने ये गेम कुछ सोच के ही बनाया होगा। और जैसा कि खेल के नियम थे, जो भी हारेगा लेजर से मारा जाएगा, तो यहाँ पर क्यूमा ने अपनी मौत को खुले आसमान के नीचे लेजर खाते हुए चुना। सीधा माथे में उसकी लेजर लगती है और वो पानी में डूबकर मारा जाता है। इसी के साथ उसके बाकी के टीममेट्स भी लेजर के थ्रू मारे जाते हैं और आसमान में जो एयर बलून था वो जोरदार आग की लपटों में लपट जाता है और फूट फाट कर चिड़ी के बादशाह का गेम खत्म होता है। गेम जीतने की खुशी तो इनके मन में थी, लेकिन सबसे बड़ा दुख इन्हें तब होता है जब ये दत्ता के पास आते हैं और उसे मरा हुआ पाते हैं, जिसके बाद ये सभी मिलकर उसे दफना देते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं। जिसके बाद आता है इस पूरे सीजन का लिटरली वन ऑफ माय फेवरेट गेम, जो कि मैंने बाकी सभी गेम्स में से सबसे ज्यादा पसंद किया। इस खेल के नियम ये थे कि यहाँ पर टोटल 17 कंपेटिटर्स हैं। हर किसी को गले में एक एक पट्टा लगा दिया जाएगा और पट्टे के पीछे जो एक घड़ी नुमा डिजाइन बनी हुई है उसके अंदर हर 1 घंटे में पत्तों की डिजाइन चेंज होती रहेगी, यानी कि कभी हुक्म, कभी लालपान, कभी ईंट, कभी चिड़ी। और इन्हें एक दूसरे से पूछकर खुद के पट्टे के पीछे वाली डिजाइन जाननी थी। डिजाइन को यहाँ पर सूट कहा गया है कि तुम मेरा सूट बताओ, तुम मेरा सूट बताओ। जब सभी लोग एक दूसरे को अपना सूट बता देंगे तो इन्हें जेल में जितने भी कमरे हैं उनमें से एक कमरे को चूज करके उसमें चले जाना है। और फिर जब गेम मास्टर आपसे आपका सूट पूछेंगे कि भैया आपके गर्दन के पीछे क्या बना हुआ है, तो आपको सही जवाब देना है। मतलब आपके दोस्त पर आपको विश्वास करना होगा कि उसने आपको क्या बताया है। सपोज अगर आपके आया लाल पान, उसने बता दिया हुक्म, तो उस पट्टे में विस्फोट होगा और आप मारे जाएंगे। गेम के नियम दिखने में तो बहुत ही आसान लग रहे थे कि कोई भी दोस्त अपने दोस्त की मदद कर करके जीत सकता है, यानी कि सभी दोस्त आपस में एक दूसरे का सही नंबर यानी कि सही सूट बता देंगे और ये लोग जीत जाएंगे। मगर इस बार गेम की कोई लिमिट थी ही नहीं। ये गेम अनलिमिटेड टाइम के लिए था और वहां मौजूद लोगों के लिए बहुत ही सारा खाना भी रखा हुआ था। और अब जैसा कि फेस कार्ड्स के गेम के नियम थे कि इन गेम्स में एक बंदा मौजूद होगा जो कि गेम मास्टर ने भेजा होगा, यानी कि जैसे लास्ट गेम में खुद चिड़ी का बादशाह हारिसू के सामने था, तो वैसे ही इस बार गेम था लालपान का गुलाम, या फिर इसे दिल का गुलाम भी कह सकते हैं। इस खेल में हमेशा से ही दिल टूटता है और जैसा कि ये गेम सिर्फ विश्वास पर ही टिका था कि अगर दोस्त ने गद्दारी करी या फिर झूठ बोला तो सामने वाले की जान चली जाएगी। और सपोज दैट आपके दोस्त ने आपको सही सूट बता भी दिया, लेकिन आपके मन में अगर उसको लेके कंफ्यूजन हुआ और आपने कुछ और सूट बता दिया, एग्जाम्पल के लिए आपका ईंट ही था, दोस्त ने भी आपको ईंट बताई, लेकिन आपके मन में विश्वास न होते हुए आपने चिड़ी गेम मास्टर्स को बता दी, तो भी आप मरोगे। ये पूरा खेल प्रोबेबिलिटी पर था, विश्वास पर था और दिल पर था। इसमें से कुछ चालाक लोग पहले ही अपनी टीम बना लेते हैं और 5-6 की टीम बनाकर सभी को सामने करके पूछते हैं कि बताओ मेरा क्या आया, बताओ मेरा क्या आया। तो ऐसा करते करते 3-4 गेम्स में ये टीम वाले लोग जीतते जाते हैं। मगर एक शख्स जिसे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो भी इनकी टीम के अंदर मिलकर खेलना चाहता था ताकि जीत सके, लेकिन यहाँ पर सभी लोग उसको गलत जवाब देते हैं और जब वो जेल में जाकर गेम मास्टर्स को अपना सूट बताता है तो गलत सूट होने की वजह से वहीं पर मारा जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called Alice in Borderland और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड देख लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन बेहतरीन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि अभी तक के सीजन 2 में जो मेरा सबसे बेहतरीन, सबसे फेवरेट गेम मुझे लगा वो यही था, जिसमें सभी कैंडिडेट एक जेल में होते हैं और यहाँ पर इनके गले पर एक पट्टा लगा होता है और इन्हें
मालूम करना होता है दूसरों के विश्वास पर कि इनके पट्टे के पीछे पत्तों का कौन सा सूट है। पत्तों के सूट से मेरा मतलब है कि इनके गर्दन पर कौन सा निशान आया है, जो कि हर घंटे चेंज होता रहता है, यानी कि कभी चिड़ी, कभी ईंट, कभी हुक्म तो कभी दिल। इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है जहां पर हम देख पाते हैं कि अब इन 13 में से खाली 7 लोग ही बचे होते हैं। अब जैसे कि दो के 3 कपल होते हैं तो यहाँ पर एक बंदा सिंगल यानी कि शुंतारो बच जाता है। अब उसके पास में उसका कोई भी दोस्त नहीं था जो कि बता पाए कि अगले घंटे उसका सूट क्या चेंज हुआ है, इसलिए वो बाकी बचे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करता है, उनके करीब आता है और उन्हें भड़काता है कि देखो तुम जिस इंसान पर विश्वास कर रहे हो वो एक न एक दिन तुम्हें धोखा जरूर देगा। और रही बात मेरी तुम्हारी हेल्प करने की, तो देखो बात ऐसी है कि इस वक्त मेरा कोई दोस्त नहीं है, और दूसरी बात अगर तुम विश्वास दिखाकर मुझे मेरा सही सूट बता दोगे तो मैं भी तुम्हें तुम्हारा सही सूट बता दूंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो एक चीज बताता चलूं, जिस पर तुम विश्वास कर रहे हो वो ऑलरेडी एक खूनी है, 3 बार जेल जा चुका है, तो फिर तुम उस पर विश्वास करना प्रेफर करोगे या फिर मुझ पर। लेकिन ये शख्स जिसका नाम जैक होता है वो शुंतारो पर विश्वास नहीं करता और चुपचाप वहां से जाने लगता है, मगर जाते जाते उसे बता देता है कि तुम्हारे पट्टे पर चिड़ी लिखा था मगर होता वो ईंट है। इसी तरीके से ये जेल में पहुंच जाते हैं जब इनको टाइम लिमिट दी जाती है 10 सेकंड, जहां पर इन्हें बताना होता है कि इनके पट्टे पर कौन सा चिन्ह बना हुआ है। इसी तरीके से 2 लोग और मारे जाते हैं और अब आखिर में खेल में सिर्फ 5 कंपेटिटर्स ही बचते हैं, जिनमें एक कपल भी शामिल होता है। ये लड़की जो कि अभी तक अपने इस बंदे पर विश्वास करते आई थी, इसे सही सूट बताते आई थी, अब इसे भी कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि कहीं वो मुझे इस बार गलत तो ना बताकर मरवा ना दे। तो जब वो पेंट्री सेक्शन के अंदर कुछ खाने के लिए पहुंचती है तो शुंतारो उसके पीछे भी आता है और बताता है इस खेल का नाम है दिल का गुलाम, यानी कि हमारा करीबी जन मारा जाएगा जिसे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं या बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अभी तक के देखते हुए खेल में तुम ही वो कपल लग रहे हो जिनमें से किसी एक का दिल टूटेगा, लेकिन हमारे बीच में ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम मुझे मेरा सूट बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारा सूट बता दूंगा। मगर ये लड़की भी उसकी बिना हेल्प किए वहां से निकल जाती है और आकर अपने बंदे को बताती है कि शुंतारो मेरे पास में आया था और मुझसे तुम्हारे बारे में गलत गलत बोल रहा था, लेकिन हाँ जाते वक्त उसने मुझे मेरा सूट बताया था कि मेरा सूट है चिड़ी। अब तुम बताओ कि क्या ये सच है या गलत। जहां पर उसका बंदा बताता है कि तुम्हारे गर्दन के पट्टे पर लिखा है दिल। जिसके बाद गेम की शुरुआत होती है और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने जेल वाले कमरों के सामने खड़े हो जाते हैं। आखिर में 5 ही बचे थे, ये सभी अंदर जाते हैं और तभी एक बम फटने की आवाज आती है, जिसके बाद जैक नाम का शख्स बाहर निकल कर आता है और ये कहता है कि आखिर मैंने अपने दोस्त को धोखा दे ही दिया, वो मुझे धोखा देने वाला था लेकिन पहले उसकी मौत हो गई। और रही बात शुंतारो की, तो उसे तो अपना सूट पता ही नहीं था, अब वो गैस कैसे करेगा, मारा जाएगा। जहां तक रही उस कपल की बात, तो वो बंदी मुझसे मिल चुकी थी, यानी कि अब सूट वाला पर्सन भी मारा जाएगा। लेकिन इसकी एंडिंग बिल्कुल ही पलट जाती है, जहां हम व्यूअर्स देखते हैं कि लड़की मारी जाती है और बाकी ये चारों लोग बच जाते हैं, जहां पर ये अपनी अपनी स्टोरी बताने लगते हैं। सबसे पहले शुंतारो बताता है कि जब मैंने तुमसे अपना सूट पूछा था तो तुम हिचक रहे थे और तुमने मुझे बताया था चिड़ी। जब वॉशरूम में मेरी मुलाकात सूट वाले बंदे से हुई तो उसने मुझे बताया हुक्म। तुम दोनों ही अपने सामने वाले कंपेटिटर को मारना चाहते थे, इसलिए जाहिर सी बात है मुझे अपना गलत सूट ही बताओगे। अब मेरे पास में 2 ऑप्शंस थे, या तो दिल या फिर ईंट, और मुझे खुद की प्रोबेबिलिटी से सोचकर इसका आंसर देना था, जहां पर मैंने ईंट को चुना और वही मेरा सही सूट था। मगर वॉशरूम में जब सूट वाले से मेरी बातचीत हुई थी तो मैंने उसे उसका सही सूट बताया था, इसलिए वो भी बच गया। और जिस इंसान पर तुम विश्वास करते थे तुमने उसे अपने आखिरी प्यादे के रूप में बचाकर रखा था और इसलिए हर बार उसे सही बता रहे थे ताकि एंड में उसे धोखा देकर तुम जीत जाओ। और जैसा कि फेस कार्ड्स का रूल है कि यहाँ पर हर गेम में वो खिलाड़ी भी इनके बीच में होगा जो कि इन्हें बहला फुसलाकर गेम में हराने की कोशिश करेगा। तो जहां तक रही हम तीनों की बात, हम में से कोई भी दिल का गुलाम नहीं है, तो बचता है तो सिर्फ एक ही शख्स और वो हो तुम। जब ये गेम शुरू हुआ था तो इसमें पहले ही बता दिया गया था कि अगर आप इस खेल में बहरूपिये यानी कि दिल के गुलाम को ढूंढ लेते हैं तो जीत आपकी होगी। आपको ये खेल नहीं खेलना होगा, लेकिन सभी से झूठ बोलते बोलते खेल में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात थी, शुरुआत में तो कोई पकड़ में आने नहीं वाला था, एंड में जाकर दिल का गुलाम मारा गया तो ये खेल यहीं पर खत्म हो जाता है, जहां पर ये तीनों ही बच जाते हैं। शुंतारो को छोड़कर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और अब इन्हें ये खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा था, क्योंकि इस दुनिया में आकर इन्हें लगता था कि हम यहाँ पर राज कर सकते हैं और कैसा हो अगर मिलकर
राज किया जाए तो। मगर शुंतारो को इससे कोई मतलब नहीं था और वो इस जेल से बाहर आ जाता है, जहां पर हम आसमान में बड़े वाले एयर बलून को देख पाते हैं जो कि इस खेल के जीते जाने पर ब्लास्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है आरिसू और उसकी टीम पर, जिन्होंने जस्ट अभी चिड़ी के बादशाह का खेल जीता था, मगर एक अपने खास दोस्त यानी कि दत्ता को खो दिया था। बात करी जाए फेस कार्ड्स की तो इनमें भी जितना ज्यादा बड़ा कार्ड होगा उतने ही ज्यादा दिनों का वीजा मिलेगा। 10 तक के नंबर पर 10 दिनों का वीजा मिलता था, लेकिन गुलाम पर 11, बेगम पर 12 और बादशाह पर 13 दिनों का वीजा मिलता था। अगले दिन क्वीना डिसाइड करती है कि इन 13 दिनों में वो दूसरे गेम्स में जाकर उन्हें जीतने की कोशिश करेगी। इसी के साथ आरिसू और ओसाकी भी अपनी अलग अलग राह चुन लेते हैं। यहाँ पर आरिसू को अपनी पुरानी यादें आने लगती थी कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ खुशनुमा पल जिया करता था, उसके दोस्त ही उसकी जिंदगी थे, मगर आज वो के साथ नहीं। और अब क्योंकि आरिसू के पास में सिर्फ ओसाकी ही एक विश्वास पात्र इंसान थी, इसलिए वो उसका साथ नहीं छोड़ता और ये दोनों ही अपने कुछ अच्छे पल स्पेंड करने लगते हैं। तभी इन्हें दूर से कहीं से गोली चलने की आवाज आती है और जब आवाज का पीछा करते करते ये एक लोकेशन तक पहुंचते हैं तो वहां पर ऑलरेडी लाशों के ढेर बिछे हुए थे। इससे हम व्यूअर्स को ये बात तो पता चल गई थी कि यहाँ पर हुकुम के बादशाह ने आकर हर किसी को बंदूक की गोलियों से छलनी कर दिया था, बट स्टिल अभी भी वहां पर एक शख्स जिंदा होता है जो कि बताता है कि इस दुनिया में मैं काफी वक्त से हूँ। जब से ये खेल शुरू हुए जिन भी डिवाइसेस में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप लगी हुई थी वो सारे के सारे खराब हो गए, लेकिन मेरे पास एक पुराने जमाने वाला कैमरा था जो कि रील बेस्ड था। उसमें मैंने कुछ फुटेजेस निकाली हैं, अगर चाहो तो वो चेक कर सकते हो। और इतना बताने के साथ ही वो मर जाता है, जहाँ पर आरिसू और ओसाकी उस रील वाली टेप को देखने लगते हैं जहाँ पर इस दुनिया का एक अलग ही चेहरा दिखाई पड़ता है। समय बिल्कुल अलग गति से चल रहा था, हर कोई नशे के अंदर धुत था, बस सभी लोग गेम को जीतकर वीजा एक्सटेंड करवाना चाहते थे क्योंकि इस दुनिया में इन्हें मजा आने लगा था। मगर ये वीडियोग्राफर इस पूरी दुनिया की और छानबीन करना चाहता था, इसलिए वो ढूंढते संभालते हुए इसी प्लेस तक आ पहुंचा जहां पर एक लेडी को पुरानी यादें थी, यानी कि उसे उस दिन की सारी यादाश्त मालूम थी जब आकाश में आतिशबाजी हुई थी। जब ये पर्सन उस लेडी का इंटरव्यू ले ही रहा था तभी वो बताती है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि उस दिन आतिशबाजी हुई थी, मगर उस दिन आतिशबाजी नहीं कुछ और हुआ था। अब वो क्या हुआ ये बताती उससे पहले यहाँ पर पहुंच जाता है हुकुम का बादशाह और इन सभी को गोलियां मारकर खत्म कर देता है। ये दोनों ही इस राज का पता कर पाते, लेकिन तब तक यहाँ पर अगेन बादशाह पहुंच जाता है जो कि इन दोनों की ही जान लेने की कोशिश करता है। ये दोनों वहां से जान बचाकर भागते हैं, मगर वो स्टिल उन पर गोलियां चलाता ही जाता है। ये दोनों भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। आरिसू की दिशा अलग मुड़ जाती है और ओसाकी अलग दिशा में भागने लगती है। तभी एकदम से सामने से एक बंदा आता है और बादशाह पर गोली चलाने लगता है। तभी आरिसू पर किसी एक शख्स का जोरदार वार होता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां वो अपने पास में आग जली हुई पाता है। इसका मतलब कोई तो था जो कि उसे बादशाह से बचा रहा था। यहाँ पर हमें इस कहानी की एक और वन ऑफ द लीड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है अकाने। हालांकि इसकी एक टांग नहीं थी, मगर ये शिकार करने में माहिर थी। लेकिन जैसे ही वो उसे आरिसू कहकर बुलाती है तो वो पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, जहाँ पर अकाने बताती है कि वो जो शख्स वहां अंधेरे में बैठा है ना, उसी ने मुझे तुम्हारा नाम बताया और ओसाकी नाम की भी एक लड़की का जिक्र कर रहा था। और जब आरिसू उस शख्स के पास पहुंचता है तो उससे मालूम चलता है वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वो था अगुनी, जो कि फर्स्ट सीजन के एंड में मारा गया था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा दमदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, हितेश here and today we gonna talk about the web series called Alice in Borderland, और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आरिसू की जिस शख्स ने जान बचाई वो और कोई नहीं था, वो था अगुनी, जो कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में मारा गया था। यहाँ पर आरिसू का अगुनी से पूछना था कि आखिर जब रिजॉर्ट में आग लग चुकी थी तो तुम वहां से बचे कैसे। इनफैक्ट निरागी तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था, जिस पर अगुनी का कहना था कि मैंने मौत को धोखा दे दिया। और रहा सवाल हुक्म के बादशाह का, तो वो गन का मास्टर है, उसे सारी गन, सारी एमोज और इसी के साथ बम गोलों की अच्छी नॉलेज है। अगर उसे कोई बीट कर सकता है तो यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। इन दोनों की ही
बातों को पीछे खड़ी अकाने सुन रही थी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है अकाने के पास्ट पर। वो एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की होती है, उसकी 2 और फ्रेंड्स भी होती है, जहां पर ये लड़कियां आपस में गॉसिप कर रही थी। तभी पीछे से 3 लड़के आकर वीकेंड्स पर आउटिंग का एक प्लान बनाते हैं, लेकिन अकाने कहती है कि वीकेंड पर जाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं, और ऊपर से जिस दिन तुम ये प्लान बना रहे हो उस दिन मेरी मॉम का बर्थडे भी है। ये बात सुनकर लड़कों का मुंह उतर जाता है और वो निराशा के साथ यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी अकाने अपनी फ्रेंड्स को बताने लगती है कि मेरी माँ तो 1 नंबर की कमीनी थी, खुद के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए आज से करीब 5 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर जा रही थी, लेकिन वहीं उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा हुआ मारी गई। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, जहां पर अकाने बताती कि हाँ आजकल तेरा बंदा तो मुझसे लगा हुआ है, जिस पर ये दोनों ही कहती है कि यार तू तो कितनी कमीनी निकली, हमारी ही दोस्त होकर हमारी ही बॉयफ्रेंड्स को हमसे खींच रही है। और तभी इन सभी को आसमान में वो आतिशबाजी नजर आती है, जो कि उस वक्त पर ऑलमोस्ट इस टोक्यो शहर के हर किसी शख्स को दिखाई पड़ी थी। जिसके बाद सारी चीजें ब्लैकआउट हो जाती है और यहाँ पर इसका पहला गेम हमें दिखाया जाता है, यानी कि अकाने इस वक्त एक स्ट्रेंजर की तरह इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच चुकी थी। और हर बार के गेम की तरह इन्हें भी ढेर सारे फोन्स दिए जाते हैं, जिसके बाद गेम के इंस्ट्रक्शंस और रूल्स इन सभी को बता दिए जाते हैं। इस बार खेल में कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी और जीतने वाले को मिलना था हुक्म का सत्ता। अब कुछ लोग जो इन खेलों को पहले खेल चुके थे वो जानते थे कि जब अगर हुक्म आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कोई फिजिकल चैलेंज, इसी के साथ टीममेट्स भी इस टास्क को पूरा करने में काम आएंगे। इस खेल का नाम था उबलती मौत। अब हर कोई इस खेल के बारे में और ज्यादा समझ पाता, एक दूसरे को जान पाता कि तभी उस फुटबॉल ग्राउंड की जमीन में से उबलता पानी निकलने लगता है। देखते ही देखते ढेर सारे धमाके हो जाते हैं, पूरी की पूरी जो पिच होती है वो खराब हो जाती है, हर कोई अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। इनफैक्ट अब तो पूरा स्टेडियम निस्ते नाबूद हो चुका था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर आगे, जहां पर अकाने को अपने पूरे शरीर और इसी के साथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और जब वो अपने पैर को देखती है तो उसे मालूम चलता है कि उसमें एक सरिया घुस चुका है। मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और खुद से कहती रहती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं जिंदा बचकर ही रहूंगी, और वो वहां मौजूद एक एयर डक की मदद से मेन रोड तक जाने की कोशिश करती है। कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हम अगुनी को देख पाते हैं और इस वक्त इसके सामने हेलुसिनेशन के थ्रू द वन यानी कि टोपी वाला खड़ा होता है। हम सभी व्यूअर्स को ये तो मालूम ही है कि ऑलरेडी सीजन 1 में टोपी वाला और अगुनी दोस्त हुआ करते थे, मगर दिल का दहला जीतने के लिए एक दोस्त ने अपने खास दोस्त को खो दिया था। तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में आगे भी चलकर कई बार हेलुसिनेशन क्रिएट होगा, जो कि हमें आगे के एपिसोड्स में भी दिखाई पड़ेगा। तो इस वक्त टोपी वाला अपने दोस्त से ये कहता है कि यार अगर तो इतनी मुसीबतों के बावजूद भी नहीं मरा, खेल को जीतता आया है, तो ये लास्ट वाला अगर तू हार गया तो मेरी आत्मा तुझे ऊपर आकर बहुत सताएगी। अगर दम है तो हुक्म के बादशाह को मार के दिखा। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां पर आरिसू की आंख खुलती है और तभी वो अपनी आंखों के सामने अकाने को देख पाता है, जो कि इस वक्त अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी। मगर शर्म के मारे आरिसू वापस से सोने की एक्टिंग करता है, लेकिन इस बारे में अकाने को मालूम चल जाता है और वो कहती है कि तू लगता है मेरे टाइप का बंदा है, और वैसे भी लड़कियों की कुछ तो फिजिकल नीड्स होती ही है, तो मैं अपनी नीड तुझसे पूरी करूंगी। बेसिकली वो आरिसू को सेक्सुअल सड्यूस करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर अगुनी पहुंच जाता है और कहता है कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर हुकुम के बादशाह को मारने का प्लान बनाना है और तुम ये फालतू की हरकतें कर रहे हो। और अब जैसा कि वो ऑलरेडी एक एक्स आर्मी सोल्जर होता है, तो उसे जंगल, गन्स, स्ट्रेटजीज और ट्रैप्स कैसे बनाने हैं इसका अच्छा नॉलेज होता है। तो यहाँ पर वो इन दोनों को अलग अलग दिशाओं में भेज देता है और जमीन पर तार बिछाने के बारे में कहता है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर ये सभी अलग अलग जगहों पर बैठकर हुकुम के बादशाह का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो इस वक्त इसी जंगल में है। लेकिन तभी हमें अगेन अकाने का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर वो एयर डक से बाहर आ चुकी थी, लेकिन इस वक्त उसके सामने एक बड़ी खाई थी और नीचे ढेर सारा पानी भरा हुआ था। लेकिन तभी उसे अपनी मॉम का हेलुसिनेशन आता है और उसकी मॉम कहती है कि ये पानी सही है, तुम यहाँ पर कूद कर अपनी जान बचा सकती हो। पहले तो उसे अपनी मॉम पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन उसे लगता है कि मेरी माँ ने जिंदगी भर मेरे लिए कुछ नहीं किया, क्या पता इस बार शायद कुछ चमत्कार हो जाए। और वो बिना कुछ सोचे समझे ऊंचाई से उस पानी में गिर जाती है, मगर लकीली वो पानी गर्म नहीं होता, ठंडा होता है और उसकी जान बच जाती है। और यहाँ से वो पहुंच जाती है रगड़ते रगड़ते पास ही के एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद था। अकाने बताती है कि मेरे पैर में सरिया घुस चुका था, मेरा पैर धीरे धीरे खराब हो रहा है, इसे जल्दी से ठीक करो। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि इलाज तो मैं कर दूंगा, मगर इसके लिए फीस लगेगी। अकाने कहती है कि मैं फीस कहाँ से लेकर आऊंगी, क्या तुम्हें लगता है कि इस वक्त मेरे पास पैसे
पैसे होंगे, जिस पर डॉक्टर का कहना था कि मैंने कब कहा कि मुझे पैसे चाहिए। यानी कि डॉक्टर अकाने को ठीक करने के बदले उसका जिस्म पाना चाहता था और अब अकाने के पास में और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो डॉक्टर के साथ ये डील करने के लिए तैयार हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है ओसाकी की तरफ, जो कि चलते चलते अब शहर की ओर पहुंच चुकी थी। तभी उसे घर नजर आता है और वो उसमें जाकर कुछ खाने पीने का सामान ढूंढने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक छोटा बच्चा पहुंच जाता है और इसी के साथ एक लड़की और आती है, जहाँ पर ओसाकी पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है, जिस पर वो लड़की बताती है कि नहीं, मुझे भी ये बच्चा खेलों में ही मिला था और ये घर इसी का ही है, लेकिन इसके माँ बाप दूसरे गेम्स में बच नहीं पाए, इसलिए तब से मैं इसके साथ रह रही हूँ। माँ बाप का नाम सुनकर ओसाकी को खुद के पिताजी की याद आ जाती है और उसे वो दिन भी याद आता है जब उसके फादर ये बता रहे थे कि मान लो अगर मैं बूढ़ा हो जाऊं, मुझे कैंसर हो जाए, मैं बीमारी से तड़प तड़प कर मरने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। जिस पर ओसाकी कहती है कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका दिल मजबूत है, मन के इरादे पक्के हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मीनवाइल हम देख पाते हैं नायोमी को, जो कि निकल पड़ी थी इस शहर से बाहर जाने के लिए, मगर काफी घंटे चलने के बावजूद भी वो अभी तक इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाई थी। इसी के साथ जब वो अपने कंपास को चेक करती है तो वो चारों दिशाओं में घूमने लगता है। नायोमी को ये बात कुछ अलग सी लगती है, क्योंकि हमेशा से कंपास नॉर्थ की तरफ इशारा करता था, लेकिन इस बार पूरी तरीके से घूमने लगा था, तो इसका मतलब क्या था। इसलिए वो अब इस कंपास पर ना विश्वास करके अपना चाकू निकालकर हर गुजरते टाइम पेड़ों पर निशान बनाते जाती है, ताकि अगर अगली बार वो इसी रास्ते से गुजरे तो उसे मालूम चल जाए कि क्या वो इसी जगह पर गोल गोल घूम रही है या फिर आगे जाने का सचमुच कोई रास्ता भी है। सीन शिफ्ट होता है इन तीनों पर, यानी कि अगुनी, आरुसु और अकाने, तीनों का नाम ऐसे ही है, जहां पर अब ये जाल बिछा चुके थे और अब इंतजार करने वाले थे हुक्म के बादशाह का। धीरे धीरे करके रात हो जाती है, लेकिन यहाँ हुक्म के बादशाह के पास में बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे, जैसे कि नाइट विजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग सिस्टम और ढेर सारी गन्स। तभी उसके निशाने पर आरिसू आ जाता है और वो उस पर वार करने ही वाला होता है कि तभी अकाने उस पर तीर चला देती है और अब तो ये लोग चौकन्ने हो चुके थे, तो अगुनी भी उस पर गोलियां चलाने लगता है। इनके बीच में काफी सारी फाइटिंग होती है, गोलियों की बरसात होने लगती है, लेकिन मौका पाते ये लोग एक झरने में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। बादशाह को लगता है कि इतनी ऊपर से गिरकर कौन ही बचेगा, और अब तो हर किसी की डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी थी। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आरिसू उस जंगल से निकलकर शहर में पहुंच जाता है, जहां पर हमें पूरे शहर का हाल बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई पड़ता है। बिल्डिंग्स पर काई जमी होती है, पेड़ बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे, झाड़ों की संख्या तो असंख्य हो चुकी थी। उसे तो ये लग रहा था कि मानो वो किसी और दुनिया में आ चुका है। मीनवाइल हम नायोमी को देख पाते हैं, जो कि एक पहाड़ पर चढ़कर इस दुनिया को देखती है, जो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 कैटेगरीज में बटी हुई थी। यानी कि थोड़ी ही दूर पर ज्वाला, फिर थोड़ी ही दूर पर बर्फ, फिर थोड़ी ही दूर पर रेगिस्तान और फिर थोड़ी ही दूर पर ढेर सारे पेड़ पौधे। आखिर एक ही प्लेस पर इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती थी। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां इस बार इस बच्चे को भी खेल खेलना ही था, क्योंकि आज इसके वीजा का आखिरी दिन था। ओसाकी इस बच्चे से वादा करती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसी बीच हम यहाँ पर आरिसू को भी देख पाते हैं, जो कि एक और गेम खेलने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, और जैसे वो ओसाकी को देखता है तो ये दोनों गले मिलते हैं, खूब रोते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस खेल को जीत कर ही यहाँ से जाएंगे। और इस खेल में इनका सामना होने वाला था हुकुम की बेगम से, और खेल का नाम था दी चेस गेम। फिर इस खेल के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जहां पर हम व्यूअर्स को ये मालूम चलता है कि इन सभी पार्टिसिपेंट्स को एक कलर पहना दिया जाएगा, जो कि होता है ब्लू कलर। वहीं अपोनेंट टीम जो कि होती है रेड कलर की, और जो बेल्ट इन्हें पहनाया गया था उन पर एक बटन होता है। और अब जैसा कि चेस के रूल्स होते हैं कि पहले एक बंदा खेलेगा और उसकी बारी खत्म होने पर दूसरा बंदा खेलेगा, तो यहाँ पर भी सेम ही होता है। हर एक टीम को 5-5 मिनट मिलने होते हैं, जहां पर अगर ब्लू वाले की बारी है तो वो रेड वालों को टच करके ब्लू बना सकता है। 5 मिनटों में जितने लोगों को वो टच करेंगे, यानी कि उनका बटन प्रेस करेंगे, तो वो उनकी टीम में मिलते जाएंगे। मगर अगले 5 मिनट दूसरी वाली टीम इन पर भारी पड़ेगी, क्योंकि अब वो भी इनमें खुद का रंग भरने वाले होते हैं। और जैसा कि हुक्म के गेम्स में ऑलरेडी हमें पता ही है कि टीममेट्स और इसी के साथ फिजिकल चैलेंज आते हैं, तो इस बार ये खेल भी बहुत ही ज्यादा फिजिकल होने वाला था। इस वक्त रेड टीम में होते हैं ओनली 4 मेंबर्स, जबकि ब्लू टीम में होते हैं टोटल 16 मेंबर्स। फिर गेम की शुरुआत होती है, जहां पर रेड वाले बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं और ये एक एक करके ब्लू वाली टीम को खुद में मिलाने लगते हैं। ये बच्चा जो कि छोटा था, तो ओसाकी से कहती है कि तुम यहीं पर रुकना, यहाँ से कहीं पर मत जाना, हम कैसे भी करके इस खेल को जीत लेंगे। मगर देखते ही देखते बाजी पलटने लगती है और रेड टीम के अंदर टोटल 16 मेंबर्स पहुंच जाते हैं और एंड में इनकी टीम में खाली 4 ही मेंबर्स बचते हैं। लेकिन हुक्म की बेगम जो कि ये चाहती थी कि आरिसू भी इनकी टीम में मिल जाए, इसलिए वो अपने सभी लोगों को ये आदेश दे देती है कि कुछ भी हो जाए, सबको छोड़ो, पहले
आरिसू को पकड़ो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब वो मेरी टीम में आ जाए, क्योंकि मुझे उसके खेल खेलने के स्किल्स के बारे में अच्छे से मालूम है। अब यहाँ पर खूब चेज होता है और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एक ऑफशोर पर शूट किया गया है। ऑफशोर यानी कि जहाँ पर गैसेस वगैरह और केमिकल्स को क्रिएट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उन्हें आइसोलेट करके अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। और अब खेल खेलते खेलते ब्लू टीम का एक और मेंबर रेड टीम में तब्दील हो जाता है, यानी कि आखिर में सिर्फ 3 ही लोग बचते हैं, आरिसू, ओसाकी और वो छोटा बच्चा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स और भी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called Alice in Borderland। और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड आई होप कि आपने इसके पहले एक्सप्लेन करे हुए सारे एपिसोड्स देख लिए होंगे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो एज यूजुअल हमेशा की तरह उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन बेहतरीन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने इसके लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि आगे आने वाले एपिसोड्स बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और दमदार होने वाले हैं, तो उसी में से आज एक की बारी है, यानी कि 6th एपिसोड। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत पुराने वाले गेम से ही होती है। यानी कि इस वक्त क्वीन की टीम में 17 कंपेटिटर्स होते हैं, जबकि चैलेंजर टीम में सिर्फ 3 ही लोग बचे होते हैं, यानी कि छोटा बच्चा, आरिसू और ओसाकी। और इस बार बीट करने की बारी थी रेड टीम की, यानी कि क्वीन आकर अब इन तीनों को अपनी टीम में मिला सकती थी। इसके सामने हालांकि ओसाकी भी आ जाती है। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट भी होती है, लेकिन जानबूझकर हुकुम की बेगम ओसाकी को अपनी टीम में नहीं मिलाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये कभी भी आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकती है। इसी के साथ हमें इन दोनों के कैरेक्टराइजेशन के बारे में भी बताया जाता है, जहां एक तरफ ओसाकी सारे खेलों को जीतकर अपनी दुनिया यानी कि अपने घर वापस जाना चाहती थी, वहीं पर हुक्म की बेगम जो कि हमेशा के लिए यहीं पर रहकर इन्हीं गेम्स को खेलकर एंजॉय करना चाहती थी। और अपने आप को सेफ रखने के लिए ओसाकी जैसे डबल एजेंट्स या फिर कहें कि खुद पर भारी पड़ने वाले कंपेटिटर्स हरवा दिया करती थी। अब लड़ते लड़ते इनके 5 मिनट की टाइमिंग खत्म हो जाती है, जिसके बाद अब बारी थी चैलेंजर टीम की। इस वक्त ये इनका 15th राउंड चल रहा था, और अगर इसमें ये तीनों कोई खेल नहीं दिखा पाते अच्छा, तो ये लोग मारे भी जा सकते थे अगले राउंड में आने से पहले। तो इस बार इन्हें कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में जुटाना था, जहां पर आरिसू अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि अगर हम अलग अलग होकर इनके पीछे भागेंगे तो फिर ये सिंगल पर्सन ही हमारे हाथ में आएंगे। हमें कैसे भी करके ज्यादा लोगों को टच करने के लिए एक बड़ा गैंग चाहिए होगा। इसीलिए जानबूझकर खुद पहले उनके सामने आते हैं, इन्हें अपने पीछे दौड़वाते हैं। बाकी कंपेटिटर्स को भी लगता है कि हाँ, ये लोग अब पकड़ में आने ही वाले हैं, इसलिए जहां पर भी एक जगह 3-4 लोग मौजूद होते, ये लोग पीछे से आकर उन्हें टीम ब्लू में कन्वर्ट कर दिया करते। और अब धीरे धीरे करके इनकी टीममेट्स बढ़ने लगते हैं। हालांकि जो पहले नॉर्मल वाले चैलेंजर टीम में हुआ करते थे, जो कि अब हुकुम के बेगम की कहने की वजह से रेड टीम में आ चुके थे और उन्हीं का साथ निभा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हमें आगे आने वाले गेम्स भी नहीं खेलने पड़ेंगे, हमारी लाइफ सेफ भी रहेगी, और वैसे भी हमेशा खेल दमदार खिलाड़ियों के साथ ही खेलना चाहिए। तो उनका भी माइंड वॉश यहाँ पर आरिसू और ओसाकी कर देते हैं, और ये कहते हैं कि देखो, हम जानते हैं कि इस खेल में अगर तुम यहाँ पर रह जाते हो तो तुम्हें लाइफ खत्म होने की कोई टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन क्या तुम हमेशा के लिए यही जिंदगी चाहते हो कि रोज मासूमों के साथ गेम खेलकर उन्हें हरा दो और फिर उनकी मौत का खुद जिम्मेदार बनो? इससे बेहतर तो यही है कि सिर्फ एक बार पूरी जी जान लगाकर खेलो, अपनी टीम को वापस से ब्लू में कन्वर्ट कर लो और हुकुम की बेगम का खेल आज ही खत्म कर दो। अब ये बात सुनने के बाद तो हर कोई तैयार हो जाता है, और धीरे धीरे करते रेड टीम अब पूरी तरीके से ब्लू टीम में कन्वर्ट हो जाती है, और आखिर में सिर्फ बचती है हुकुम की बेगम। जिसके बाद इस खेल का आखिरी राउंड शुरू होता है, और यहाँ पर वो समझ गई थी कि अब वो एक साथ इन 19 कंपेटिटर्स को टच करके रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए वो खुद ही हार मानकर उस फ्लोर की रेलिंग पर खड़ी हो जाती है, जहां पर आरिसू कहता है कि मैं जानता हूं कि अब तुम हारने वाली हो और हमेशा से ही गेम मास्टर
ने अपने रूल्स फॉलो किए हैं। अब चाहे वो फेस कार्ड वाले प्लेयर्स क्यों ना हो या फिर हम चैलेंजर्स क्यों ना हो, जिसने गलती करी या हार गया वो हमेशा मारा जाता है। मगर मरने से पहले मैं तुमसे एक सच जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जब सारे गेम्स पार कर लिए जाएंगे तो उसके बाद में घर कौन कौन जा पाएगा? जिस पर बेगम का कहना था कि जब सारे गेम्स पार कर लोगे तो सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी और वो ऊंचाई से रेलिंग से कूद जाती है, तभी लेजर आकर उसे शूट करती है और वहीं पर बेगम की डेथ हो जाती है और यहाँ पर ये लोग इस खेल को जीत जाते हैं। अब जो लोग बच चुके थे वो लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं क्योंकि इनके पास में अब ऑलमोस्ट 12 दिनों का वीजा था। इसी के साथ आरिसू और ओसाकी भी काफी दिनों बाद मिले थे, इसलिए ये थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए अलग निकल जाते हैं और ये उसी प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं जहां पर कभी अकाने थी और वहां उबलती मौत का खेल हुआ था। मगर इस वक्त ये पानी थोड़ा बहुत लेवल में आ चुका था, यानी कि ना तो ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म, यानी कि कह सकते हैं कि गुनगुने लेवल पर था। या फिर इस ओपन एरिया बाथ को हॉट स्प्रिंग बाथ भी कहते हैं। जब मैं वियतनाम में था तो मैंने हॉट स्प्रिंग बाथ लिया था जहां पर पूरा का पूरा स्विमिंग पूल ही एक सेट टेम्परेचर डिग्री पर होता था और गर्म पानी में लेटने से बहुत सारे जहां पर लगी हुई होती है वो दर्द भी कम हो जाते हैं, तो ये दोनों ही पानी में आराम से बैठ जाते हैं। हालांकि पहले तो ये दोनों अलग अलग लोकेशन पर थे, बीच में एक दीवार थी ताकि कोई एक दूसरे को देख ना पाए, लेकिन तभी इनके सामने दो बड़े बड़े हाथी जो कि जंगलों से निकलकर शहर में आ चुके थे और ये भी कपल होते हैं और आपस में गर्म पानी से एक दूसरे को नहला रहे होते हैं। इस दृश्य को देखकर ओसाकी और आरिसू दोनों ही करीब आ जाते हैं और इस अद्भुत दृश्य का मजा लेने लगते हैं। तभी इन दोनों की ही दूरियां करीबियों में बदल जाती है, इनके बीच में किस भी होता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर हम कोइना को देख पाते हैं जो कि चलते चलते शहर पहुंच चुकी थी और यहाँ पर वो उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर कभी उसकी मॉम एडमिट थी। यहाँ पर वो उन दोनों की एक पुरानी पिक्चर को भी देख पाती है, अपनी माँ को याद करती है और कहती है कि आपने हमेशा मेरे अच्छे भविष्य के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी, आपकी इन कुर्बानियों को मैं जाया नहीं जाने दूंगी और इस बार सारे गेम्स को जीतकर अपनी दुनिया में वापस लौट आऊंगी। मीनवाइल हम नायोमी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त भी जंगल में होती है और अभी तक उसे पार नहीं कर पाई थी, तभी उसे एक हिरन की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है और इसी के साथ हमें उसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है कि कैसे वो एक पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में थी और डेड बॉडीज पर रिसर्च करके ये तय करती थी कि इसका मर्डर हुआ है या फिर सुसाइड केस है। ये अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और नायोमी सोचती है कि मैं अपने आप की जान ऐसे यूं ही जाया नहीं होने दूंगी और गेम को जीत कर ही दम लूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर शुंतारो पर और इस बार ये खेल होने वाला था ईंट के बादशाह का और जगह होती है कोर्ट। इस खेल में टोटल 4 कंपेटिटर्स बैठे होते हैं, एक होता है मैथमेटिशियन, एक होता है शेयर मार्केट में डील करने वाला बिजनेसमैन, एक होती है लाइफस्टाइल फैशन ब्लॉगर या फिर कह सकते हैं कि एक अमीर फैशन इन्फ्लुएंसर, तीसरा होता है शुंतारो और चौथा होता है इस गेम का ईंट का बादशाह यानी कि नंबर 2। जिसके बाद इस गेम के रूल्स बताए जाते हैं। टाइम लिमिट इस बार कुछ भी नहीं थी, खेल बस इतना सा था कि इनके सामने जो टैबलेट पड़ा है इन्हें 0 से लेकर 100 तक कोई भी एक नंबर चूज करना है। अब जो भी लोग नंबर चूज करेंगे उनके बाद उनका एक एवरेज निकाला जाएगा, फिर उन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.8 से और फाइनल में जो नंबर इनके सामने आएगा और जो बाकी लोगों ने नंबर्स चूज किए हैं यानी कि जिस भी कंपैटिटर के नंबर एवरेज वाले नंबर के आसपास होगा और जिसका नंबर एवरेज नंबर से बहुत ज्यादा दूर होगा उसका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा और अगर खेल -10 तक पहुंच जाए तो फिर ऊपर मौजूद जो तराजू था उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा था, वो तराजू का सारा एसिड उस बंदे पर गिर जाएगा और वो सीधा ऊपर की हवा खाएगा। जिसके बाद इस शानदार खेल की शुरुआत होती है। सबसे पहले हर कोई एक दूसरे को एनालाइज करने लगता है। कोई सोचता है कि अगर मैं 36 चुनूंगा तो सामने वाला 55 चुनेगा, कोई सोचता है कि मैं अगर 0 चुन लूंगा तो कोई अगर 100 चुन लेगा। जहां पर मैथमेटिशियन कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा था, वहीं पर शेयर मार्केट वाला भी खुद का दिमाग लगा रहा था कि आखिर ये लोग क्या चुनेंगे जिसके हिसाब से मैं अपना नंबर चूज करूं। और अब सभी लोगों ने अपने अपने नंबर चूज कर लिए थे जो कि होते हैं 15, 21, 14, 16 और 17, जिनका औसत निकलता है 16.6। इसे मल्टीप्लाई किया जाता है 0.8 से जिसका फाइनल आंसर निकलता है 13.28। अब 13.28 के सबसे करीब होता है 14 पर ईंट का बादशाह यानी कि नंबर 2, तो वो तो जीत जाता है। मगर जिसका नंबर सबसे ज्यादा दूर था यानी कि फैशन इन्फ्लुएंसर, उसके पॉइंट्स घट जाते हैं। अब ऐसा करते करते काफी सारे राउंड्स होते जाते हैं, कोई जीतता है तो कोई हारता है। इसी के साथ हमें नंबर 2 की पास्ट लाइफ भी दिखाई जाती है जहां पर वो एक
लॉयर था और इस वक्त उसे इस शहर के एक बड़े बिजनेस टाइकून ने अपने एक प्रोडक्ट की खराब हालत के चलते कुछ लोगों की जान चले जाने पर अदालत में हुए केस से बचने के लिए हायर किया होता है। यहाँ हमारे एडवोकेट यानी कि नंबर 2 का कहना था कि देखो सर, आपके प्रोडक्ट में जरूर कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जिसकी वजह से गरीब लोगों की जानें चली गई। जिस पर बिजनेसमैन का कहना था, देखो बिजनेस करते वक्त छोटी मोटी चीजों का सामना करना ही पड़ता है। अब इन 4-5 लोगों की जान के बदले में इतना हजारों करोड़ का एम्पायर बर्बाद तो होते नहीं दिख सकता ना। अदालत में एक गलत रिपोर्ट पेश कर दो कि ये लोग ऑलरेडी काफी टाइम से बीमार चल रहे थे और मजबूरी में आकर पैसा ना होने की वजह से खुद ने ही जहर खाकर अपने आप की खुदकुशी कर ली। जहां पर कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है और इस बार एक और राउंड होता है। इस बार इनके नंबर्स थे 0, 1, 0, 0 और 100 और जब इनका औसत निकाला जाता है तो वो होता है 20.2 और इंटू किया जाता है 0.8 से, तो औसत निकल करके आता है 16.16। और अब क्योंकि बहुत सारे राउंड्स हो चुके थे, सभी के नंबर्स डिक्रीज हो रहे थे, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही खिलाड़ी माइनस में खेल को खेल रहे थे। और जैसा कि खेल का रूल है, जो भी -10 पर पहुंच जाएगा उसे सल्फ्यूरिक एसिड से नहला दिया जाएगा। तो सबसे पहले बारी आती है उस शेयर मार्केट वाले बिजनेसमैन की, जिसके बाद में बारी आती है उस मैथमेटिशियन की। अब यहाँ खेल में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, फैशन इन्फ्लुएंसर, ईंट का बादशाह और शुंतारो। इन तीनों को ही खुद के दिमाग से खेल खेलना था। अगर ये कोई बड़ा नंबर चूज कर लेते हैं और बाय चांस औसत से जो नंबर यानी कि एवरेज से जो नंबर बाहर निकल कर आता है वो इनकी पहुंच से बहुत दूर हुआ तो ये मारे जाएंगे। इसलिए इन्हें कैसे भी करके छोटा नंबर ही चूज करना था। इनफैक्ट अभी तीनों एक दूसरे के दिमाग को रीड कर रहे थे कि सामने वाला क्या नंबर चूज कर सकता है। जहां पर शुंतारो यूं ही दिमाग से मेजरमेंट लगाता है कि जब कभी 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को चूज करने की बारी आए और अगर एवरेज से नंबर निकाला जाए तो हर कोई 50 के ऊपर वाले नंबर सोचने लगता है। और जहां तक रही ऑब्वियस नंबर्स की बात यानी कि 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो वो भी लोग चूज नहीं करते और आम जिंदगी में हम 3 और 5 और 8 जैसे नंबर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर एवरेज नंबर्स निकाले जाए तो वो होंगे 62, 72, 74 और 69। लेकिन ज्यादा बड़ा नंबर खतरे का नंबर हो सकता है तो उसने जरूर 62 चुना होगा। जहां पर हम ये देख पाते हैं कि उसने 62 ही चूज किया था, जिसका औसत निकलकर 23 के आसपास आया था और वो नंबर शुंतारो का था। इसलिए वो इस खेल को जीत जाता है और 10 पॉइंट्स माइनस में चले जाने की वजह से अब वो सल्फ्यूरिक एसिड उस फैशन इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी गिर जाता है और वो भी उसमें जलकर मारी जाती है। अब खेल में बचे थे सिर्फ 2 लोग। इसी के साथ अब गेम के रूल्स भी चेंज हो गए थे, यानी कि अगर किसी ने 0 लिया और किसी ने 100 तो जो 100 लेगा वो जीत जाएगा और 0 वाला 1 पॉइंट माइनस में हो जाएगा। इसी के साथ हमें शुंतारो की बैक लाइफ भी दिखाई जाती है, जहां पर वो एक डॉक्टर था। मुझे तो इतने टाइम से ये लग रहा था अपनी लाइफ में कोई क्रिमिनल होगा, लेकिन ये तो डॉक्टर निकलता है। इस वक्त एक बच्चे का इलाज चलने वाला था, मगर उसके इलाज में पैसों की कमी थी। यहाँ पर उसकी मॉम भी खड़ी थी। शुंतारो कहता है कि मैं अपने हॉस्पिटल के फंड से बात करता हूँ, अगर वहां से कुछ पैसे निकल जाए तो तुम्हारे बच्चे का इलाज जल्द ही हो पाएगा। मगर तभी वहां पर उसका सीनियर आ जाता है और कहता है कि इस बच्चे के इलाज से पहले हमें नेताजी के पोते का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा से ही हमारे हॉस्पिटल को अच्छे खासे फंड्स देते आए हैं और जिस ऑर्गन की तलाश इस बच्चे को है वही ऑर्गन उस बच्चे को भी लगना है। तो मैं चाहता हूं कि पहले तुम नेताजी के पोते का इलाज करो। लेकिन शुंतारो कहता है कि पहले लाइन में तो ये बच्चा लगा था, तो जान बचाने के लिहाज से पहले मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। उसके पास अभी भी टाइम है 1-2 महीने का, तब तक हम कोई दूसरा ऑर्गन जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन सीनियर का आदेश था कि देखो, हॉस्पिटल इमोशन से नहीं सिर्फ पैसों से चलता है और अब नहीं चाहते हुए भी वो खास ऑर्गन जिसकी तलाश नेता के पोते को थी वो उसे दिलवा दिया जाता है और वो दूसरा गरीब बच्चा यूं ही मारा जाता है। कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर शुंतारो नंबर 2 से कहता है कि मैं जानता हूं कि आप यहां पर आने से पहले खुद भी एक लॉयर ही होंगे, इसलिए आपने ईंट का बादशाह बनने के बाद में यही गेम चूज किया। जिस पर लॉयर कहता है कि सपोज करो अगर तुम्हारे पास में 10,000 वैक्सीन हो और पूरा शहर उन वैक्सीन की तलाश में हो तो वो 10,000 तुम किन में बांटोगे। जहां पर शुंतारो को कहना था कि वो वैक्सीन में उनमें बांटूंगा जो गरीब और मजबूर हैं, क्योंकि अमीरों के लिए तो इस देश की सरकार अगेन मेहनत करके वापस से वैक्सीन बना लेगी, मगर इन गरीबों का कुछ भी नहीं होगा। अगर इस वक्त ऐसी वैक्सीन इन्हें ना मिले तो इनकी मौत तो पक्की है। हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इन बातों को सुनकर नंबर 2 पहुंच जाता है अपने पास्ट में। ये वो दिन था जिस दिन मोमोका, जो कि इस गेम की डीलर थी, और खुद नंबर 2 जो कि इस गेम में आगे चलकर ईंट के बादशाह का रोल
प्ले करने वाला था, इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। मोमोको बताती है कि हमारी वजह से काफी सारे लोगों की जाने जा रही है और अब ऐसा होते हुए मैं और नहीं देख सकती, मैं आज ही खुद को खत्म कर लूंगी। क्या अगर आपके हाथ में होता लोगों की जान बचाना तो क्या आप ऐसा करते? और इन सारी बातों ने अंदर से नंबर 2 को झंझोड़ दिया था। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो इस गेम को नहीं जीतेगा, क्योंकि अगर वो इस गेम को जीत जाता है तो ये खेल हमेशा के लिए चलता रहेगा और भी सारे कंपेटिटर्स उसके पास आते रहेंगे, मरते रहेंगे और इस जिंदगी से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो बार बार नंबर 0 चूज करता है और यहाँ शुंतारो बार बार नंबर 100 चूज करता है। और ऐसा करते करते ईंट का बादशाह पहुंच जाता है -10 पर, जहां उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाता है और शुंतारो उस गेम को जीत जाता है। मगर अब उसका भी दिल पसीज चुका था, वो ये बात समझ चुका था कि जिंदगी की क्या अहमियत है। वहीं सीन शिफ्ट होता है अगुनी पर, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अकाने को लगता है कि लास्ट नाइट हुए हमले की वजह से अब वो मारा गया है। इस पर अकाने को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और अब वो तैयार हो जाती है हुकुम के बादशाह को खत्म करने के लिए। इसी के साथ हमें बाकी कंपेटिटर्स भी दिखाए जाते हैं, जिनमें होती है कुइना, आरिसु रोसाकी और लास्ट में नायोमी। ये सब लोग अब डिसाइड कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस गेम को जीतकर वो अपनी असली दुनिया में जाकर ही रहेंगे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बचे हैं खाली 2 एपिसोड और लास्ट वाला तो आपका माइंड ब्लो करके रख देगा। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, हितेश here and today we're gonna talk about the web series called Alice in Borderland। और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 7 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि इस सीरीज का सेकंड लास्ट एपिसोड है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें बदलते शहर का नजारा दिखाया जाता है। हर बिल्डिंग पर ऑलमोस्ट झाड़ियां, पेड़ पौधे, बहुत ही सारी ग्रीनरी पैदा हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो शहर जंगल के करीब नहीं बल्कि जंगल में ही है। जिसके बाद हम इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर निरागी को देख पाते हैं, जो कि पहले विलन था और अब वो अकेला ही इस शहर में घूम रहा होता है। लेकिन आगे चलते चलते इसे एक और शख्स दिखाई पड़ता है, जिसके हाथ में बंदूक होती है और गला कटा हुआ होता है, और वो निरागी से मरने की भीख मांगता है। जहां पर निरागी आकर उसके मुंह में गन तो रखता है, मगर इसी के साथ ये भी कहता है कि मैं तुझे इतनी आसान मौत कैसे दे दूं। जहां पर हम तिल तिल करके मर रहे हैं, तुझे इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। और वो बिना उसे जान से मारे तड़पते हुए मरने के लिए छोड़कर आगे निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है बाकी के गेम्स पर, यानी कि चिड़ी की बेगम, ईंट का गुलाम, ईंट की बेगम और ये बाकी सारे खेल। अब इनमें से कुछ गेम्स के अंदर बाकी जो बिछड़े हुए दोस्त थे, यानी कि नायोमी, कुइना, ये सभी अपने दिनों यानी कि वीजा को एक्सटेंड करने के लिए खेल को खेलने के लिए आए थे और इनकी मुलाकात हो जाती है, जहां पर ये सभी डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर इन गेम्स को पार करेंगे। अब पर्सनली कहूं तो मुझे लग रहा था कि ये सेकंड सीजन इन्हीं 12 गेम्स यानी कि फेस कार्ड वाले गेम्स के ऊपर बेस्ड होगा, जहां पर हर एक गेम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा। मगर इतना ज्यादा कुछ खास दिखाया नहीं गया। फटाफट 5 से 6 गेम निपटा दिए गए, जिनमें इंक्लूड था दिल का बादशाह। मुझे तो ये लग रहा था कि दिल के बादशाह का गेम बहुत ही लंबा, बहुत ही तगड़ा और अल्टीमेट तरीके का होगा, क्योंकि अभी तक दिल के सत्ते, दिल के दहले और दिल के गुलाम पर अल्टीमेट गेम्स आए थे। मगर फटाफट इस सीजन को रैप अप करने के लिए डायरेक्टर्स ने या राइटर्स ने इन सारे गेम्स को जल्दी से ही खत्म करके दिखा दिया। और जैसा कि हर फेस कार्ड के एंड में होता है, यानी कि बलून वाला प्लेन आसमान में ब्लास्ट हो जाता है, उसी के साथ जो पत्ता लटक रहा होता है यानी कि बड़े बड़े पोस्टर्स, वो भी जलकर राख हो जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और अब खेल में सिर्फ 2 ही खेल बचे होते हैं, और एक लाल यानी कि दिल की बेगम आरिसु, जो कि घूमता घूमता शहर के बीचों बीच आ पहुंचा था, वो अपने पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे इसी चौराहे पर कभी वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, मगर आज ये शहर खंडर हो चुका है। तभी उसे गन भी मिल जाती है और वो उसके पास पड़ी गोलियों को भी अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर दूर से आते हुए शुंतारो पर पड़ती है और कहता है कि तुम भी अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा ही था। जिस पर शुंतारो का भी कहना था कि मुझे भी यकीन था कि तुम जल्दी नहीं मर सकते। इन दोनों की ही बातचीत चल रही थी कि तभी वहां पर निरागी भी पहुंच जाता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ये 3 अलग अलग लोग 3 अलग अलग शख्सियतों को हमारे सामने रख रहे थे। अगर बात करी जाए निरागी की, तो उसे ऑलरेडी लास्ट स्टेज कैंसर होता है, वो वैसे भी मरने वाला था, उसमें जीने की चाहत खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अपने सामने आने वाले हर शख्स को खत्म कर देना चाहता था। उसकी मेंटालिटी ये थी कि अगर मैं मरूं तो सामने वाले भी खत्म हो जाने चाहिए। वहीं आरिसु, जो कि ये चाहता था कि मैं अपना और अपने पास वाले लोगों की
की जानें बचाकर उन्हें उनकी दुनिया में वापस ले जाऊं, क्योंकि जब उसने अपने दोस्तों को खोया था तो उन्हें खोने का गम उसे बहुत ही बड़ा सदमा देकर गया था। इसलिए वो अब और किसी करीबी को खोना नहीं चाहता था और इस गेम को फटाफट खत्म करके अपनी दुनिया में लौट जाना चाहता था। और अगर बात करी जाए तीसरी शख्सियत की, यानी कि शुंतारो, उसकी मेंटालिटी पहले ऐसी थी कि वो हर खेल को दिमाग से खेलकर अंत तक पहुंचना चाहता था, मगर जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि हर खेल को मेरे जीत जाने पर बाकी के लोगों की जानें चली जाती है, बहुत सारे लोग कुर्बान हो जाते हैं, तो मुझे गेम्स नहीं खेलने चाहिए। रहा सवाल जिंदगी का, तो जैसे ही वीजा एक्सपायर हो जाएगा लेजर आकर मुझे भी शूट कर देगी। यानी कि वो न्यूट्रल हो चुका था, ना ही मरने की जल्दी थी और ना ही ज्यादा जीने की इच्छा। तो जहां पहले कभी ये तीनों आपस में दोस्त हुआ करते थे, अब आज एक दूसरे के सामने दुश्मन बनकर खड़े हो जाते हैं। इसी बीच निरागी के हाथ में जो बंदूक होती है वो शूट करता है और गोली आकर सीधा शुंतारो को लगती है। तभी आरिसु अपनी जान बचाने के लिए एक कार के पीछे छिप जाता है और निरागी को समझाने लगता है कि देखो, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारे दिन वैसे भी खत्म होने वाले हैं, वीजा एक्सपायर होते ही तुम भी खत्म हो जाओगे, लेकिन अगर ये गेम खत्म नहीं होगा तो जो लोग इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और अब तो इनकी गोलीबारी की आवाज सुनकर यहाँ ओसाकी भी पहुंच चुकी थी, जो कि शुंतारो के पास होती है और वो उससे कहती है कि हम कैसे भी करके तुम्हारी जान बचा लेंगे, लेकिन हमें लास्ट गेम तक के लिए वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें बस कुछ और देर तक जिंदा रहना होगा, कैसे भी करके अपने आप को रोक लो। अब एक तरफ जायन की बातें चली रही थी, तभी वहां पर उड़ता हुआ बलून पहुंच जाता है, जिसके साथ में था हुक्म के बादशाह का इंडिकेशन। अब ये बलून जहां जहां जाता है बादशाह वहां वहां पहुंचता है और इसी के साथ गन लेकर यहाँ पर ढेर सारी गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। अब इस खेल में जितने भी लोग छुपे हुए थे, जिन्होंने अभी तक गेम जीता था, वो सभी लोग गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ से वहां भागने लगते हैं, अपनी जान को बचाने लगते हैं हुक्म के बादशाह से। मगर बादशाह था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके पास में काफी सारी गन्स थी, जिनके अंदर एंटी टैंक बुलेट्स, स्नाइपर्स, असॉल्ट राइफल्स, पिस्टल्स, शॉटगन, ढेर सारे ग्रेनेड्स और थर्मल इमेजिंग सिस्टम। तो इनकी मदद से कोई भी इसके पास तक नहीं आ पा रहा था और ये धनाधन जो सामने आ रहा था उसे शूट करता जा रहा था। जिसके बाद हमें उसका फेस रिवील होता है, वो एक एक्स सोल्जर था और स्पेशली ट्रेंड किलर था। हालांकि पिछले गेमों में ये भी कोई खिलाड़ी ही रहा होगा, लेकिन गेम मास्टर्स ने सोचा कि इसे अब एक और मौका देना चाहिए और इसे बना दिया गया हुक्म का बादशाह। इनफैक्ट जब जब इसकी गोलियां खत्म हो जाती तो उस बलून से इसे अपनी वापस से अगली सप्लाई भी मिल जाती, यानी कि गोलियों की कमी पूरी होती जा रही थी और वो अगेन शेर बनकर इन सभी पर हमला करता जा रहा था। तभी ये सभी लोग आपस में टीम अप कर लेते हैं, एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। अगुनी बताता है कि मैं उसका ध्यान भटकाने के लिए आगे जाऊंगा, उसे अपने पीछे बुलाऊंगा, तुम लोग एक छोटी सी गली में मेरा वेट करना। जहाँ पर आरिसु बताता है कि शुंतारो ने पहले एक बॉम्ब दिया था, लेकिन इसकी पावर थोड़ी कम लग रही है, अगर इसमें गैस भर दी जाए या फिर ऐसी जगह ब्लास्ट किया जाए जहाँ पर ढेर सारी गैसेस हो तो धमाका बहुत बड़ा होगा और उस धमाके में हम इसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इस बंदे ने पहना होता है बुलेट प्रूफ जैकेट और कोई भी गोली इसे छू भी नहीं रही थी और फाइटिंग करने में तो वो वैसे भी माहिर था, इसलिए चाकू या फिर क्लोज फाइट के अंदर वैसे भी हर कोई हार ही जाता उससे। खैर, तो अब बारी थी प्लान को एग्जीक्यूट करने की, जहां पर हर कोई अपनी पोजीशन ले लेता है और अगुनी पहुंच जाता है उसका ध्यान भटकाने के लिए। हुक्म का बादशाह भी चाहता था कि मेरे सामने कोई तगड़ा कंपेटिटर आए और उसकी नजर तो पहले से ही अगुनी पर थी, इसलिए वो उससे लड़ने के लिए 1-to-1 फाइट करने के लिए पहुंच जाता है। इसी बीच ये लोग एक संकरी गली में जाते हैं जहां पर ये बाकी के सारे लोग आकर उस पर हमला करने लगते हैं। मगर हुक्म का बादशाह इतना ताकतवर था, उसके लड़ने की स्किल्स इतनी अच्छी थी कि जो भी आता वो उसे चाकू से गोद कर मार देता, मुक्कों से उनके दांत तोड़ देता और जो भी गन हाथ लगती हर किसी को शूट कर देता। और अब ऐसा करते करते कुइना घायल हो जाती है, नायोमी भी घायल हो जाती है और ओसाकी की भी टांग में चाकू लग जाता है। मीनवाइल आरिसु एक छोटे से शॉपिंग मार्ट में घुसकर वहां जितने भी परफ्यूम्स होते हैं उनकी गैसेस को पूरे इस हॉल में फैला देता है, ताकि अगर आग लगे तो एक बड़ा धमाका हो। और फिर जाकर वो बादशाह को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है कि आजा, तुझे लड़ना है ना, और आखिर तो मैं ही बचा हूँ, चल आकर मुझसे फाइट कर। बादशाह भी बिना कुछ सोचे समझे आरिसु को मारने के लिए उसके पीछे पहुंच जाता है, मगर उसे क्या पता था कि यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारी गैसेस है और जब तक वो आरिसु को देखकर उसे शूट करता तब तक अगुनी वहां पहुंच जाता है और ये दोनों खिड़की से कूदकर उस कैन वाले बॉम्ब को उस हॉल में फेंक देते हैं और जैसे ही अगुनी एक शूट करता है तो वहां उन गैसेस की मदद से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में बादशाह का तो बुरा हाल हुआ ही था, लेकिन इसी के साथ अगुनी और आरिसु की भी हालत खराब हो चुकी थी। अगुनी कहता है कि मुझे अभी भी विश्वास है कि वो जिंदा बच गया होगा, तुम जाकर बाकी के लोगों को देखो, मैं उसका काम साफ करके आता हूँ। फिर सीधा आरिसु ओसाकी के पास पहुंचता है जिसकी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब थी। मीनवाइल बादशाह के सामने
खड़ा होता है अगुनी और कहता है कि तूने वैसे भी बहुत सारे लोगों को मारा है, आज मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा तुझे जान से मारने के लिए। जहाँ पर वो बादशाह खुद अपनी गन अगुनी के हाथों में दे देता है। यहाँ पर हमें उसकी भी एक पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जो कि कभी एक जंग में था। वो उसके दोस्त सारे घायल हो चुके थे। उन्हीं में से एक बंदा बादशाह को कहता है कि यार अब मैं चल नहीं पाऊंगा, तुम्हारे ऊपर बर्डन बन जाऊंगा, तुम मुझे जान से मार दो। मगर दोस्ती के नाते पहले वो सोचता है कि नहीं मारूंगा, लेकिन अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ता है। जहां पर अगुनी भी सेम टू सेम ऐसा ही करता है। अधमरी हालत में उसे ना छोड़कर बंदूक से पहले उसे शूट करता है और फिर खुद को शूट करने वाला होता है कि तभी वहां पर नंबर 1 यानी कि उसका बेस्ट फ्रेंड हेलुसिनेशन के थ्रू पहुंच जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी अपने आप से हार मान ली, अब तो गेम मास्टर्स का बस खाली एक ही गेम बचा है, जो कि है दिल की बेगम। क्या तू वापस अपने घर नहीं जाना चाहता? अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोच, मुझे तो मेरी दुनिया में वापस जाना है। हालांकि ये सब कुछ अगुनी के दिमाग में चल रहा था और वो परेशानी में सिर्फ वहीं गिर जाता है। और इस सीजन के जो मेन लीड्स थे वो सारे के सारे बादशाह के हुए हमले की वजह से मारे जाते हैं। और एंड में एक अनाउंसमेंट होता है कि बचे हुए लोग जो कि गेम खेलने में सक्षम हैं वो आकर यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग में मिले। और तब वहाँ ऊपर से बलून को भी दिखाया जाता है जिस पर दिल की बेगम का झंडा लहरा रहा था। अब खेल खेलने लायक तो यहाँ पर 2 ही लोग बचे थे, यानी कि आरिसू और ओसाकी, जो कि बिना वक्त गवाए सीधा उस खेल को खेलने के लिए बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक सेलिब्रेशन का माहौल हो रखा था। और इनके सामने वही लेडी आती है जो कि सीजन 1 की एंडिंग में आई थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट वाला एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, हितेश here and today we're gonna talk about the web series called Alice in Borderland। और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 8 यानी कि इसके फिनाले के बारे में बात करने वाले हैं। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। लास्ट पार्ट में हुए हमलों की वजह से ऑलमोस्ट सारे लीड कैरेक्टर्स बेहाल हो चुके थे, कुछ की डेथ भी हो चुकी थी। और अब बारी थी इस सीजन के सबसे फाइनल गेम की, जो कि था दिल की बेगम। चैलेंजर्स यानी कि आरिसू और ओसाकी खेल को खेलने के लिए तैयार थे और इनके सामने थी इन 52 पत्तों के खेलों की आखिरी खिलाड़ी, जिसके बाद इस फाइनल गेम की भी शुरुआत होती है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ये थे कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें इस बॉल गेम के 3 राउंड्स तक खेलना होगा मेरे साथ में। और जरूरी भी नहीं कि उन 3 राउंड्स में तुम हारो या जीतो, अगर एंड तक ये तीनों राउंड तक तुम मेरे साथ खेल लिए तो तुम इस खेल को जीत जाओगे। लेकिन अगर बीच में छोड़ने की कोशिश करी या फिर गेम से क्विट होना चाहोगे तो ये गेम हार जाओगे। अब हमें इस बॉल गेम की ज्यादा कुछ डिटेल्स तो दी नहीं जाती है, सिर्फ ये बता दिया जाता है कि ये खेल इंग्लैंड में खेला जाता है, जापानीज इस खेल को ज्यादा नहीं खेलते। अब अगर पर्टिकुलरली मैं इस एपिसोड की बात करूं तो ये मुझे कहीं ना कहीं बोर भी लगा, थोड़ा सा लो राइटिंग वाला भी लगा, और इसी के साथ कहीं ना कहीं माइंड ब्लोइंग भी लगा। अब इनके अलग अलग डिफरेंट रीजन है। बोरिंग इसलिए लगा क्योंकि बाकी सारे एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 45 मिनट 50 मिनट थी, मगर इस एपिसोड की लेंथ थी 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि जो हम नॉर्मल किसी हॉलीवुड की मूवी को देखते हैं ये ऑलमोस्ट उतनी लेंथ की थी। अब इसकी लो राइटिंग क्यों लगी? वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने इतने सारे जो 52 गेम्स देखे हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज थी, उनमें जो खेल खेलने का तरीका था, जो रूल्स थे और जितना डिफिकल्टी लेवल था, इस खेल के मुकाबले वो मतलब एक अलग ही दुनिया थी, एक अलग ही लेवल पर चल रहे थे। जबकि यहाँ पर खाली बॉल्स को उनके खड्डे में डालना था और बस। खैर, अब दिल की बेगम का खेल है, इसका मतलब दिल टूटना है, ये बात तो पक्की है, और किसी ना किसी की जान जानी है, ये बात भी श्योर है। अब एक तरफ जहाँ पर ओसाकी की टांग में गोली लगी थी, उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था, और ऊपर से बेगम बहुत ही स्लो गेम को खेल रही थी। आरिसू कहता है कि फटाफट खेलो, इस गेम को खत्म करो, मुझे अपनी दुनिया में ओसाकी के साथ पहुंचना है। जबकि बेगम यहाँ पर कहती है कि मुझे आराम से खेलने दो, चलो एक राउंड पहले चाय पी लेते हैं, फिर आराम से बैठ करके बाकी के राउंड्स भी खेल लेंगे, हमारे पास बहुत सारा समय है। अब खैर, ये गेम की लीडर होती है तो इसकी बात इन्हें माननी ही पड़ती है, और ये चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। जबकि अभी तक सिर्फ 2 राउंड्स ही हुए थे और आखिरी राउंड बाकी था, जिस पर इस दुनिया का दारोमदार टिका था, या फिर कह सकते हैं कि आरिसू की पूरी जिंदगी उस आखिरी राउंड पर बेस्ड थी। चाय पीते पीते इन सभी के माइंड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जहां पर आरिसू का बेगम से पूछना था कि देखो, तुम भी पहले कभी खिलाड़ी ही रही होगी, जिसके बाद में गेम मास्टर्स ने तुम्हें एक फेस कार्ड वाला चैलेंजर चुन लिया, और बचा सवाल इस गेम का आखिरी में आने का, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता होगा कि सारे खेलों के खत्म हो जाने के बाद में क्या होगा। तो मुझे बताओ कि इस गेम को जीत जाने के बाद क्या हम
हमारी दुनिया में वापस जा पाएंगे। और यहाँ से स्टार्ट होता है माइंड गेम, जहाँ पर बेगम बताती है कि जो सच्चाई मैं तुम्हें बताने जाने वाली हूँ शायद तुम इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओ। अब बेसिकली सच्चाई तो कुछ और ही होती है, वो तो हमें इस एपिसोड के एंड में पता चलेगी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए ये बेगम अलग अलग स्टोरीज इन्हें बताने लगती है कि क्या हो कि अगर हम हमारी एक्चुअल दुनिया से 1000 साल आगे आ चुके हों, जहाँ पर सारे काम खुद ब खुद एआई करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस दुनिया को क्या पता एलियंस रन कर रहे हो, या फिर अमीर लोगों की एक ऐसी हाई सोसाइटी गेम थिंकिंग हो जहाँ पर हम लोग सिर्फ उनके प्यादे हों। अब इस बात को खींचते खींचते इस पूरे एपिसोड ने ऑलमोस्ट 1 घंटा ले लिया, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में सिर्फ इनको 3 लाइंस में कंप्लीट कर दिया। मगर आरिसू को यहाँ पर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो भी ये बेगम बता रही है वो सच भी है या नहीं, जहाँ पर अगेन हमें एक और अलग दुनिया दिखाई जाती है और हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि जब वो आतिशबाजी हो रही थी तो तुम्हारे दोस्त कार के टक्कर के लगने की वजह से ऑन द स्पॉट मारे गए। हालांकि तुम्हारे ऊपर भी उस कार का हमला हुआ था, लेकिन हम डॉक्टर्स ने तुम्हारी जान बचा ली है। तुम्हारा माइंड अभी अनकॉन्शियस हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारी यादें दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हारी साइकाइट्रिस्ट हूँ और अभी तक जितना भी टाइम तुमने बिताया वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग का एक ख्याली पुलाव था। आरिसू कहता है कि अगर ये सच्चाई है, वो सारा कुछ ख्याली पुलाव था, तो मेरे साथ में जो भी लोग थे उनका खून भी बह रहा था और मेरा भी खून बह रहा है। तभी यहाँ पर हम उसाकी को आते हुए भी देख पाते हैं, जिसके भी टांग से खून बहने लगता है। आरिसू कहता है कि अगर ये सब कुछ मन का ख्याल होता तो खून सचमुच नहीं बहता। इसी के साथ हम दीवार पर वो पेंटिंग भी देख पाते हैं जो कि ये गेम इस वक्त खेल रहे थे। साइकाइट्रिस्ट कहती है कि देखो, बात ऐसी है कि जैसे तुम मेरे पेशेंट हो, वैसे ही उसाकी भी मेरी पेशेंट है। रोड पर हुए हादसे की वजह से तुम दोनों ने अपनी याददाश्त खो दी है और मैं अपनी सारी मेहनत करके तुम्हारी याददाश्त को वापस लेकर आना चाहती हूँ। देखा जाए तो साम दाम दंड भेद लगाकर साइकाइट्रिस्ट ने पूरी तरीके से आरिसू को अपने कब्जे में ले लिया था और इस गेम को सेकंड राउंड पर ही खत्म करने के लिए अग्री करवा लिया था। लेकिन उसाकी, जिसे ये लग रहा था कि ये दुनिया भी हमारा माइंड वॉश करने के लिए बनाया गया एक हेलुसिनेशन है, और वो आरिसू को कहती रहती है कि हमेशा तुम मुझसे कहते रहते थे कि अपनापन किसे कहते हैं, प्यार जब हो जाता है तो कोई इंसान कितना खास बन जाता है। मैं कहती हूँ कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो और मेरे कहने पर गेम को खेलना मत छोड़ना। ये सब हमें हराने की एक चाल है। इसी वक्त आरिसू को अपनी सारी पुरानी यादें आने लगती है, जैसे कि कहाँ कहाँ पर उसने गेम्स खेले, कभी ऑफशोर पर तो कभी कंटेनर्स के बीच में, कभी रोड पर तो कभी टर्नल्स में। ये सारी यादें उसे एक एक करके आने लगती हैं और उसे ये लग रहा था कि ये सब कुछ मन का एक ख्याल था। आरिसू को विश्वास दिलाने के लिए उसाकी अपना हाथ काट लेती है, उसका ढेर सारा खून बहने लगता है। ऑलमोस्ट उसकी हालत मरने तक पहुंच चुकी थी और वो आरिसू से कह रही थी कि गेम से बाहर मत निकलना, तीनों राउंड्स को क्लियर करना। वो हमें हराने की कोशिश कर रही है। और तब जाकर आरिसू अगेन अपने माइंड में, यानी कि कॉन्शियस माइंड में वापस आता है और साइकाइट्रिस्ट से कहता है कि इस खेल को मैं पूरा खेलूंगा, मैं इसे क्विट नहीं करूंगा। जिसके बाद अगेन इस खेल की शुरुआत होती है और ये थर्ड राउंड चलता है, जिसको खेलते खेलते रात हो जाती है और ये थर्ड राउंड दिल की बेगम जीत जाती है। मगर इस खेल के जैसा कि रूल्स थे, हारने या जीतने पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा, बस खेल को तीनों राउंड्स तक कंप्लीट खेलना है। और जैसा कि अब इन्होंने तीनों राउंड्स तक इस खेल को खेल लिया था, तो ये बन जाते हैं इस खेल के विनर। अब जैसा कि फेस कार्ड्स वाले जितने भी चैलेंजर थे, यानी कि चिड़ी का बादशाह, हुक्म की बेगम, हुक्म का बादशाह, दिल का बादशाह, ईंट का गुलाम, दिल का गुलाम, जब ये अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते थे तो इन्हें भी जान से मार दिया जाता था। तो यहाँ पर दिल की बेगम को भी मार दिया जाता है और फिर एक फाइनल अनाउंसमेंट होती है, वो भी ढेर सारी आतिशबाजी के साथ में, और बताया जाता है कि आप लोगों के सामने अब 2 रास्ते आएंगे। पहला रास्ता, या तो अपने आप को इसी दुनिया का मालिक समझकर हमेशा के लिए यहीं बस जाओ, और या फिर एक ऐसी दुनिया में जागो जहां पर तुम्हें पुराना कुछ भी याद नहीं होगा, तुम्हारे आसपास में कौन था कौन नहीं था, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। अब ये अनाउंसमेंट सिर्फ इन दोनों के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी बचे हुए कंपेटिटर्स थे, यानी कि अभी तक जिनके वीजा के दिन एक्सपायर नहीं हुए थे, ये अनाउंसमेंट उन सभी के लिए था। यानी कि अब जो शर्तें इन दोनों के लिए थी, वही शर्तें उन बाकी बचे हुए लोगों पर भी लागू होती थी। यहाँ पर आरिसू को अपने पुराने दोस्त यानी कि कारुबे और छोटा याद आते हैं, जिनकी यादों में वो सोचता था कि काश अगर मेरे दोस्त मेरे पास होते तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। और उन्हीं सबको याद कर लेने के बाद में वो अपना फाइनल डिसीजन लेता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। इसी के साथ बाकी के कुछ लोग भी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते थे, मगर जिन 2 दोस्तों को हमने जेल में देखा था, वो अब इसी को ही अपनी दुनिया मान लेते हैं और यहीं रुकने के बारे में सोचते हैं। जिसके बाद कहानी अगेन सीजन
सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड वाले सीन पर शिफ्ट होती है, जहां पर कारुबे आरिसू को अपने सर पर उठाकर घुमा रहा था, वहीं पर छोटा उनकी वीडियो बना रहा था। पूरा शहर बहुत ही हंस खुश रहा था। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अभी तक हमने सीजन 1 एंड सीजन 2 में जितने भी लीड कैरेक्टर्स को देखा वो भी उस वक्त उसी जगह पर मौजूद थे। और बात रही उस आतिशबाजी की, तो उस दिन बेसिकली हुआ यह था कि वहां आतिशबाजी नहीं बल्कि मीटियोर शावर हुआ था। मीटियोर शावर को थोड़ा सा अगर और एग्जैजरेट करके बताऊं तो उसका मतलब होता है अंतरिक्ष से उल्का पिंडों का धरती पर गिरना। उल्का पिंड यानी कि आप आकाश में घूमते हुए उन पत्थरों को भी कह सकते हो जो कि बहुत तेज गति से आकर के गिरते हैं। एक गोल्फ बॉल जितना पत्थर एक पूरी सोसाइटी के एरिया तक को तबाह कर सकता है, तो अगर एक कार जितना बड़ा पत्थर आकर गिरा तो समझ लो कि पूरी की पूरी सिटी ही बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा ही इस बार होता है, जहां पर ऑलमोस्ट ये टोक्यो सिटी बर्बाद हो चुकी थी। हर जगह मौत का मंजर था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में और यहाँ पर हम आरिसू को देख पाते हैं जिसकी आंखें अभी भी खुली थी। डॉक्टर्स आकर उसे बताते हैं कि हमें तो लगा तुम मर गए होगे, क्योंकि तुम्हारी सांसें और तुम्हारा दिल पूरे 5 मिनट तक बंद था। हम सभी ने तो उम्मीदें भी छोड़ दी थी। इसी के साथ हम वहां पर पड़े हुए शुंतारो और इस खेल के दूसरे मेंबर्स को भी देख पाते हैं, जैसे कि कुइना जो कि अपनी मॉम को देख पाती है, वो छोटा बच्चा जिसके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा होते हैं, और भी कई सारे मेंबर्स। वहीं पर आरिसू की मुलाकात ओसाकी से भी होती है और वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ या फिर पहले हम कहीं मिले हैं। मगर अब इन्हें अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मगर इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट में हम एक टेबल पर ढेर सारे पत्तों को देख पाते हैं, जहां सबसे पहले नंबर्स वाले उड़ते हैं, उसके बाद में फेस कार्ड्स वाले पत्ते उड़ते हैं और आखिर में बचता है जोकर का पत्ता। यानी कि ये सीधा सीधा इंडिकेशन है इसके 3rd सीजन का। और अगर मैं इस होल सीजन को या फिर सीजन 1 और सीजन 2 की एक लाइन में समरी करूं तो बेसिकली हुआ ये था कि जब मीटियोर से इस धरती पर हमला हुआ था, जो भी लोग वहां पर मौजूद थे वो एक अनकॉन्शियस स्टेज में चले गए थे, जहां पर ना ही इंसान जिंदा होता है और ना ही मरा हुआ होता है, और उनके माइंड में टाइम बिल्कुल अलग तरीके से रन करता है। और यही रीजन था कि इतने समय से ये सारे गेम्स वगैरह खेल रहे थे, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे, और एन ने भी जब ऊपर जाकर पहाड़ी पर देखा था तो एक अलग ही नजारा दिख रहा था। तो ये सारा कुछ उनके माइंड में था। और जो इंसान जितना ज्यादा मिनट तक जिंदा रहा वो उस खेल में भी उतना एंड तक जिंदा रहा। अब अगर बात करी जाए पहले गेम के पहले कुछ कंपेटिटर्स की जो कि आते ही मर गए, इसका मतलब ये हुआ कि जब उल्का पिंड का हमला हुआ होगा तो वो एक ही सेकंड में मारे गए होंगे या फिर उससे भी लेस देन सेकंड्स के अंदर मारे गए होंगे, इसलिए खेल के अंदर भी वो जल्दी मर गए। बात करी जाए अगर 2 मिनट के कॉन्शियस माइंड में रहने वाले लोगों की, तो ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने खेल को 8 या 10 बार खेला होगा। और आरिसू जो कि पूरे 52 पत्तों के 52वें गेम तक जिंदा था, तो यानी कि 5 मिनट जब उसके हुए थे तो उसने इन 5 मिनटों में इतना सारा टाइम देख लिया था। लेकिन अगर बात आती है कि लोग आपस में एक दूसरे को कैसे जान गए या फिर अगर अलग अलग जगह होते हुए भी गेम में एक साथ आकर कैसे पहुंचे, क्योंकि हर किसी की मेंटालिटी तो अलग हो सकती है, तो यहाँ पर उसका रिलेशन जोकर से है और इसका खुलासा हमें इसके 3rd सीजन में होगा। आई होप गाइस की एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम एक और बेहतरीन सीरीज को लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है द विचर ब्लड ओरिजिन। इसके एपिसोड्स भी जल्दी आएंगे, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।